क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। ये कहानी शुरू होती है लड़के से जिसे सिस्टम बहुत ताकतवर बनाता है। जल्द ही किनबुई ने भाग रहे बिरजू दानव राजा को पकड़ लिया। घातक तलवार को पकड़े हुए उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह बैज दानव राजा की ओर झपटा। धिक्कार है, उस मूर्ख भेड़िया दानव राजा ने उसे मारने में वाकई नाकामयाब रहा। अपने पीछे यमराज की तरह खड़े किनबुई को देखकर बेज दानव राजा ने धीमी आवाज में शाप दिया, बैज 8 मौत का विकल्प। ची। तलवार ने बेज दानव राजा के शरीर को चीर दिया और हवा में धुएं का एक गुबार फूट पड़ा। धुआं छटने पर उसकी जगह केवल एक कटी हुई पूंछ ही बची थी। खांसी, इस मनहूस इंसान ने अचानक अपनी ताकत इतनी कैसे बढ़ा ली। जब किनबुई ने वुल्फ डेमन किंग को मारा तो उसे प्राप्त हुए एट्रीब्यूट पॉइंट्स ने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फिर भी बैज दानव राजा इस हमले से पूरी तरह बच नहीं सका। घातक तलवार ने उसकी पीठ को पूरी तरह से भेदने वाला घाव कर दिया था। हत्या नरसंहार। इस समय किनबुई की आवाज बेज दानव राजा को उतनी ही भयावह लग रही थी जितनी कि नरक से निकला कोई शैतान। ची। तलवार ने बैज दानव राजा के पेट को चीर दिया, जिससे वह पूरी तरह से फट गया और तुरंत खून बहने लगा। उसके पेट से बाहर निकलती आंतों को देखकर बेज दानव राजा ने अपना दिल कठोर कर लिया और दांत पीसते हुए कहा, मनुष्य, मैं तुझे याद रखूंगी। एक दिन मैं तुझे 1000 टुकड़ों में काट दूंगी। बैज 8000 मील दूर। बैज दानव राजा ने उसके हृदय से सार तत्व का रक्त निकाल दिया। सार तत्व के रक्त को जलाने से जीवन रक्षक बैज कला उसकी जीवन शक्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाएगी और वह इसका प्रयोग हल्के में नहीं करेगी जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो। 100। बैज 8 का उपयोग करने के बाद बैज दानव राजा की गति में अचानक वृद्धि हुई, जो उसकी पिछली गति से 3 गुना से अधिक थी, और उसका शरीर किनबुई की आंखों के सामने से तेजी से गायब हो गया। किनबुई इत्मीनान से बेज दानव राजा द्वारा छोड़े गए रक्त के निशान का पीछा करता रहा, मानो कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। 15 मिनट बाद किनबुई ने एक बार फिर बेज दानव राजा को देखा, जिसकी गति पहले ही कम हो चुकी थी। एक बर्फीली आवाज बैज दानव राजा के कानों तक पहुंची, एक दिन की कोई जरूरत नहीं है, आज का मामला आज ही सुलझ जाएगा। बेज दानव राजा ने किनबुई को करीब आते हुए देखा। वह इतनी भयभीत हो गई कि उसकी आत्मा लगभग उड़ गई। वह इतनी जल्दी कैसे पकड़ में आ गया। बैज दानव राजा का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। अपने दिल में उठ रहे डर और घबराहट को दबाते हुए उसने अपना सिर झुकाया और आगे की ओर उड़ गई। भालू भाई, मुझे बचाओ। उड़ते हुए बेज दानव राजा चिल्लाया। कौन? आगे से एक दबी हुई सी आवाज आई। 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक काला भालू जंगल से बाहर निकला। प्रिय, मुझे बचाओ, बैज दानव राजा ने हड़बड़ी में कहा। वह घबराए बिना नहीं रह सकी। कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा था जो किसी भी क्षण उसे मार सकता था, और अब उसकी आंखों के सामने एक जीवन रक्षक तिनका दिखाई दे रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कसकर पकड़ना पड़ा। चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से घबराओ मत। अरे, एक इंसान जो नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में है, भालू दानव राजा ने थोड़ी हैरानी से कहा। बुरी तरह घायल और कमजोर बैज दानव राजा और भेड़िया दानव राजा की आभा से रंगे हुए किनबुई को देखकर भालू दानव राजा तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। काला भालू, क्या यह वही भालू दानव राजा हो सकता है जो रूपांतरण देव क्षेत्र में पहुंच गया है? अपने सामने भालू दानव राजा को प्रकट होते देखा और अन्वेषण की आंख से यह जानकर कि दूसरे पक्ष की साधना रूपांतरण देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी, किनबुई ने पहले ही दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि कर ली थी। भालू दानव राजा को बैज दानव राजा का संबोधन सुनते हुए किनबुई को दिवंगत भेड़िया दानव राजा की याद आ गई और उसने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह मृत भेड़िया दानव राजा एक छोटी हरी टोपी पहनने और हरे भरे घास के मैदान पर सरपट दौड़ने में रुचि रखेगा। भालू दानव राजा आत्मविश्वास से भरे स्वर में बिरजू दानव राजा का सामना करने ही वाला था। किनबुई ने एक बार फिर दानव जाति की सौंदर्यपरता पर सवाल उठाया। राक्षसों का घेरा सचमुच बहुत अराजक है। वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने मन में चल रहे विचलित करने वाले विचारों को दरकिनार करते हुए बेज दानव राजा के राहत भरे चेहरे को देखकर किनबुई ने घातक इरादे से कहा, मेरे यहाँ होने से आज तो नरक का राजा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। हत्या नरसंहार। उसकी गति अचानक बढ़ गई और तेज गति से कंपन करती हुई किलिंग ब्लेड ने बैज डेमन किंग की गर्दन पर वार किया। मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भालू दानव राजा क्रोधित होकर चिल्लाया। भाई भालू, बचाओ। ची। बैज दानव राजा के बोलने से पहले ही किलिंग ब्लेड के तेज ब्लेड ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। बेज का सिर जमीन पर गिरा और किनबुई ने बेज के सिर को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दानव मंडली के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो? डिंग। बैज दानव राजा को मार गिराया। 10 विशेषता अंक का पुरस्कार जारी किया गया है। अपनी साधना में सभी गुण अंक जोड़ने के बाद किनबुई की वर्तमान व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकार है। नाम, किनबुई। निर्जन स्वर्ग शरीर शुरुआती। सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि हुई। साधना, तीसरा स्तर नवजात आत्मा क्षेत्र का अंतिम चरण 89/100। ताकत 89। गति 89। सहन शक्ति 89। आक्रमण क्षमता 89। रक्षा क्षमता 89। भाग्य 89। किलिंग ब्लेड तीसरा स्तर 89/100। आक्रमण क्षमता 89। किलिंग ब्लेड तकनीक द्वितीय स्तर 50/50 अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण इसे पार नहीं किया जा सकता। आक्रमण क्षमता 50। बैज दानव राजा को मारने के लिए मिले गुण अंक प्राप्त करने के बाद किनबुई की साधना नवजात आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गई। हे मनुष्य, तूने मुझे क्रोधित कर दिया है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भालू दानव राजा क्रोधित होकर चिल्लाया। भालू कला पर्वत रहना और भूस्खलन। भालू दानव राजा के दोनों पंजों पर मिट्टी जैसी पीली रोशनी एकत्रित हुई और भालू दानव राजा ने अपने पंजे ऊपर उठाए और उन्हें किनबुई की ओर पटका। कियांग। किनबुई ने उसका सीधे सामना नहीं किया, बल्कि उसने घातक तलवार को पकड़े रखा और गिरते हुए भालू के पंजों पर वार किया, जिससे भालू दानव राजा की आक्रमण शक्ति का उपयोग करके उसके शरीर को एक तरफ धकेल दिया गया। होंग। एक तेज आवाज।
भालू दानव राजा के दोनों भालू के पंजे जमीन पर पड़े और जमीन पर दो विशाल गड्ढे दिखाई दिए जिनकी गहराई 2 झांग थी। रूपांतरण देव क्षेत्र में एक दानव जानवर से जैसा कि अपेक्षित है, भले ही यह परिपूर्ण नवजात आत्मा क्षेत्र हो, मुझे डर है कि यह हमला कीमा बनाया हुआ मांस का ढेर बनने से नहीं बच पाएगा। किनबोई ने जमीन पर बने विशाल गड्ढे को देखा और मन ही मन सोचने लगा, अरे तुम तो सच में बच गए। भालू दानव राजा ने आश्चर्य से कहा। भालू कला पहाड़ पलटना। जमीन में धंसे हुए भालू के 2 पंजे। हो, एक जोरदार दहाड़ के साथ भालू दानव राजा ने जमीन से 3 झांग त्रिज्या वाली एक गेंद निकाली जिस पर कीचड़ और पत्थर लगे हुए थे। भालू दानव राजा की शक्ति के प्रभाव में गेंद पर मौजूद मिट्टी और पत्थर तेजी से एक साथ जम गए। जाना। भालू दानव राजा ने गेंद को एक छोटे पहाड़ की तरह किनबोई की ओर जोर से फेंका। अच्छा नहीं है। किनबोई ने धीमी सी चीख निकाली और इस क्षण उसकी शारीरिक गति अधिकतम स्तर पर पहुंच गई जिससे वह भालू दानव राजा के हमले से बाल बाल बच गया। 100 गेंद से बना छोटा पहाड़ किनबोई के शरीर के पास से गुजरा और दूर जाकर फट गया। होम, पूरी धरती हिल रही थी। जहां गेंद लगी थी वहां 10 झांग त्रिज्या का एक गहरा गड्ढा बन गया था। किनबोई ने इस हमले को देखा जो खरोंच लगने पर भी मौत और छूने पर भी चोट का कारण बन सकता था और उसे सिरदर्द होने लगा। अब तक की लड़ाई में किनबोई ने भालू दानव राजा के आक्रमण से यह देखा कि उसकी कमजोरी गति थी। मैं सीधे मुकाबले में नहीं लड़ सकता, केवल इसकी कमजोरियों को निशाना बनाकर ही मैं इसे मार सकता हूं, किनबोई ने सोचा। हत्या नरसंहार। किनबोई ने अपने हाथ में घातक तलवार लेकर आक्रमण शुरू किया। भालू कला पर्वत रहना और भूस्खलन। कियांग कियांग डैंग डैंग ची। दर्जनों दौर के बाद भालू दानव राजा ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, मनुष्य क्या तुम केवल चकमा दे सकते हो? किनबोई ने भालू दानव राजा को मूर्ख की आंखों से देखा और उपहास करते हुए कहा, बेवकूफ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। किनबोई द्वारा उपहास किए जाने पर भालू दानव राजा पूरी तरह से क्रोधित हो गया। भालू कला पत्थर चकनाचूर। पेंग। भालू दानव राजा के भालू के पंजे ने उसके बगल में पड़े एक बड़े पत्थर पर जोरदार प्रहार किया और भालू दानव राजा के हमले से वह पत्थर छोटे छोटे कंकड़ों में बदल गया। देखो इस बार तुम कैसे बच निकलते हो। जाना। भालू का पंजा आगे बढ़ा और घनी बजरी किनबोई की ओर उड़ गई। हत्या संहार। किलिंग ब्लेड द्वारा संघनित अर्धचंद्र ने किनबोई के शरीर को उसके पीछे धक लिया। डैंग डैंग डांग ची। अर्धचंद्राकार चंद्रमा गायब हो गया और किनबोई के शरीर से खून बहने लगा। एक बड़े स्तर के अंतर के साथ भले ही किनबोई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे, फिर भी 3 कंकड़ ऐसे थे जिनसे वह बच नहीं सकता था। कंकड़ का सबसे खतरनाक टुकड़ा उसकी कनपटी के पास से गुजरा और कंकड़ के अन्य 2 टुकड़ों में से एक किनबोई के पेट पर और दूसरा उसकी छाती पर लगा, जिससे उसके शरीर में खून से लथपथ 2 छेद हो गए। किनबोई ने खून से लथपथ घावों को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो ये चोटें उसकी अपनी न हो। इंसान फिर से चकमा दो, हा। जब भालू दानव राजा ने किनबोई को घायल देखा तो उसके स्वर में थोड़ी खुशी झलक रही थी। भालू कला पत्थर चकनाचूर। भालू दानव राजा को अपनी पुरानी चाल दोहराते देख किनबोई ने इस बार विरोध करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि मुड़कर घने जंगल की गहराई की ओर उड़ गया। सो सो सो। तेज गति से उड़ती हुई बजरी अपने लक्ष्य से चूक गई और पेड़ों और जमीन पर गहरे गड्ढे बना दिए। हे मनुष्य, यदि तुम्हें भागने की क्षमता है तो भागो मत। यदि मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हारी नसें निकाल लूंगा। भालू दानव राजा ने पीछे से चिल्लाते हुए किनबोई के पीछे उड़ान भरी। इस समय उसका विशाल शरीर थोड़ा बेढंगा सा लग रहा था। कुछ देर पीछा करने के बाद वह असहाय होकर किनबोई को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखता रह गया। धिक्कार है इंसान पर, तुमसे दोबारा कभी मुलाकात न हो। भालू दानव राजा वहीं रुक गया और जिस दिशा में किनबोई उड़कर गया उस दिशा में जोर से शाप देने लगा। कुछ देर बाद भालू दानव राजा मुड़ा और अपने क्षेत्र की ओर उड़ गया। रास्ते में हत्या नरसंहार। ठंडी रोशनी उत्सर्जित करती और अनंत हत्या की मंशा लिए एक तलवार चुपचाप भालू दानव राजा के पीछे प्रकट हुई। पीछे से संकट का आभास हुआ। भालू दानव राजा ने कभी नहीं सोचा था कि किनबोई दोबारा हत्या करने की हिम्मत करेगा। भालू दानव राजा, जिसका मन कुछ हद तक शांत हो चुका था, बचाव करने का समय ही नहीं पा सका। ची। तेज धार वाले ब्लेड ने भालू की पीठ पर वार किया, जिससे इतना गहरा घाव हो गया कि हड्डी दिखाई दे रही थी। भालू दानव राजा दर्द से दहाड़ा, मौत को दावत दे रहा हूं। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसके पीछे किसी के होने का कोई निशान नहीं था। किनबोई को न पाकर भालू दानव राजा कुछ देर तक गुस्से से दहाड़ने के बाद सावधानी पूर्वक अपने क्षेत्र की ओर उड़ गया। हत्या संहार। संकट का आभास फिर पीछे से आया। भालू दानव राजा दहाड़ा। धिक्कार है, यह फिर आ गया। क्या तुम केवल छुपकर हमला कर सकते हो? अर्धचंद्र ने भालू दानव राजा के पूरे शरीर को धक लिया। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए भालू दानव राजा को कोई चोट नहीं आई। हालांकि पहले जो चमकदार और चिकनी त्वचा थी वह चांद के ढलने के बाद किसी कुत्ते द्वारा कुतरने जैसी लग रही थी। हालांकि किनबोई के हमले से भालू दानव राजा को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसने उस खाल को चाकू से नष्ट कर दिया जिसे दानव जाति हमेशा से महत्व देती आई है। यह कहा जा सकता है कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अपमान बेहद गंभीर था। पीछे मुड़कर देखने पर किनबोई दूर पड़े अपने शरीर को निहार रहा था, मानो अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा कर रहा हो। भालू दानव राजा पूरी तरह क्रोधित था। उसकी आंखें लाल थीं और वह दहाड़ा, आह मनुष्य, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किनबोई की ओर पीछा करते हुए उसकी गति पहले से कुछ अधिक तेज थी। पीछा करने के बाद भालू दानव राजा केवल असहाय होकर किनबोई की आकृति को अपनी दृष्टि से फिर से ओझल होते हुए देख सकता था। आह घृणित घृणित। भालू दानव राजा ने गुस्से में अपने बगल वाले विशाल पेड़ पर अपना पंजा पटका। होम। वह विशाल वृक्ष जिसे 3 लोग एक साथ गले लगा सकते थे, भालू दानव राजा के क्रोध में गिर पड़ा। पेड़ों पर काफी देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद भालू दानव राजा फिर से चल पड़ा और अपने क्षेत्र की ओर उड़ गया। इस बार भालू दानव राजा ने अच्छा बनना सीख लिया, ये कामना करते हुए कि वह हर कदम के साथ 3 बार अपना सिर घुमा सके, और धीरे धीरे अपने क्षेत्र की ओर उड़ गया। रास्ते में भालू दानव राजा पर कोई हमला नहीं हुआ, जिससे वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस धूर्त इंसान ने हार मान ली हो? बेशक किनबोई हार नहीं मानेगा। भालू दानव राजा के सतर्क रवैये को देखते हुए
पीछे से हमला करने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए किनबुई ने भालू दानव राजा से एक कदम आगे बढ़कर अपरिहार्य मार्ग पर भालू दानव राजा के क्षेत्र के पास एक गड्ढा खोदा जो उसके खुद के समा जाने के लिए पर्याप्त था और उसे ढक दिया। उसने अपनी आभा को सबसे निचले स्तर तक कम कर दिया और प्रतीक्षा करने लगा। भालू दानव राजा नजर आने लगा। वह धीरे धीरे उसकी आक्रमण सीमा के करीब आता जा रहा था और वह मन ही मन गिनती कर रहा था। 3, 2, 1। उस समय भालू दानव राजा अभी भी एक डरे हुए पक्षी की तरह था, सावधानीपूर्वक पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किनबुई जमीन के नीचे से हमला करेगा। हत्या नरसंहार। किनबुई ने दोनों पैरों से जमीन से जोर लगाया और तीर की तरह भालू दानव राजा की ओर तेजी से बढ़ा। उसके शरीर की सारी शक्ति किलिंग ब्लेड पर केंद्रित हो गई और ब्लेड ने नीचे से ऊपर की ओर भालू दानव राजा की ओर वार किया। ची! भालू दानव राजा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किनबुई जमीन के नीचे से हमला करेगा। किनबुई का हमला इतना तेज और इतना भयंकर था कि बचाव की तैयारी करने का समय ही नहीं मिला। तलवार भालू दानव राजा के पेट में घुस गई और किनबुई ने घातक तलवार को पकड़े हुए अपनी कलाई की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर वार किया। फटने जैसी आवाज के साथ, जैसे फटे हुए कपड़े की तरह, भालू दानव राजा का पूरा पेट फट गया था। भालू दानव राजा के शरीर से फव्वारे की तरह खून बह रहा था और गंभीर रूप से घायल भालू दानव राजा अत्यंत क्रूर हो गया था। भालू का एक पंजा उस घातक तलवार को मजबूती से पकड़े हुए था जो उसके शरीर में घुस गई थी, जबकि भालू का दूसरा पंजा किनबुई के सिर की ओर प्रहार कर रहा था। भालू कला खोपड़ी कुचलने वाला। भालू का पंजा गुब्बारे की तरह तेजी से फूल गया। अच्छा नहीं है। किनबुई की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय अगर उसे चोट से बचना था तो उसके पास अपने हाथ में मौजूद घातक तलवार को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन किलिंग ब्लेड को त्यागना और अपना हथियार खोना मिशन की विफलता की घोषणा करने के समान था। भले ही वह इस घातक प्रहार से बच जाता, फिर भी उसके पास भालू दानव राजा के लिए कोई खतरा पैदा करने की शक्ति नहीं रह जाती। हत्या नरसंहार। किनबुई ने भालू दानव राजा को घातक और उन्मादी निगाहों से देखा और कहा, तो चलिए देखते हैं कि पहले कौन मरता है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किलिंग ब्लेड ने भालू के पंजे से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। चे! तलवार चमकी और भालू के पंजे का आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। भालू दानव राजा को दर्द महसूस हुआ और किनबुई की ओर हवा में उसकी हमले की गति अनायास ही बढ़ गई। हत्या विनाश। भालू दानव राजा के शरीर के भीतर एक अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण हुआ जिसने उसके सभी आंतरिक अंगों को घेर लिया। भालू दानव राजा के हमले को करीब आते देख किनबुई ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, जान! जान का अर्थ है काटना, अलग करना। चे चे चे! अर्धचंद्राकार चंद्रमा एक मांस पीसने वाली मशीन की तरह था जो भालू दानव राजा के आंतरिक अंगों को चूर चूर कर रहा था। गरज। आखिरी क्षण में भालू दानव राजा का हमला किनबुई की छाती पर भी जा लगा। टकराना। किनबुई को बचाव करने का समय नहीं मिला और उसने भालू दानव राजा के घातक प्रहार को सीधे सहन कर लिया। धमाका। उस भीषण बल का उसके शरीर पर प्रहार हुआ और किनबुई दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और एक पेड़ से टकराकर रुक गया। खांसी। किलिंग ब्लेड पर झुकते हुए किनबुई लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने मुंह भरकर खून थूका जिसमें आंतरिक अंगों के बड़े बड़े टुकड़े मिले हुए थे। उसकी छाती पूरी तरह से अंदर धंस गई थी और उसके विस्थापित आंतरिक अंगों से तीव्र दर्द की लहरें निकल रही थी। किनबुई ने दूर स्थित बेजान पड़े भालू दानव राजा को देखा और अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसने अभी अभी सिस्टम की सूचना नहीं सुनी थी, जिसका मतलब था कि भालू दानव राजा अभी भी जीवित था, बस मरने का नाटक कर रहा था। भालू दानव राजा की आक्रमण सीमा से परे जमीन पर किनबुई धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन हुई। भालू दानव राजा ऐसे स्थिर पड़ा रहा मानो वह मर चुका हो। किनबुई ने उसके घावों का उपचार किया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। 2 दिन बीत गए। मिशन की समय सीमा में 24 घंटे से भी कम समय बचा था, लेकिन किनबुई को कोई जल्दी नहीं थी और वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। मिशन की समय सीमा समाप्त होने में केवल 1 घंटा शेष था, तभी अंततः सिस्टम की सूचना उसके कानों तक पहुंची। डिंग! भालू दानव राजा को मारने पर 10 गुण अंक और एक चौथे क्रम का टेलीपोर्टेशन ताबीज इनाम के तौर पर दिया गया है। हफ! किनबुई ने राहत की एक लंबी सांस ली। अपनी साधना में गुण अंक जोड़ते हुए किनबुई आगे बढ़ा और दोनों हाथों से बलपूर्वक भालू दानव राजा के शरीर को पलट दिया। भालू दानव राजा का शरीर खाली था, उसके आंतरिक अंग बहुत पहले किनबुई के हमले से चकनाचूर हो गए थे। चे! घातक तलवार भालू दानव राजा के सिर में घुस गई और किनबुई को उसके अंदर एक चमकदार मनका मिला। यह वह दानव मूल था जिसे दानव जीव केवल देवत्व रूपांतरण क्षेत्र में ही संघनित कर सकते थे। भालू दानव राजा के आंतरिक अंग चकनाचूर होने के बाद भी 2 दिनों तक जीवित रहने का कारण इसी दानव मूल से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। डायमंड कोर को सिस्टम स्टोरेज स्पेस में रखकर उसने स्टार कंपास निकाला और कंपास द्वारा इंगित दिशा में उड़ान भर ली। रास्ते में किनबुई ने अपना व्यक्तिगत सूचना पैनल खोला। नाम किनबुई। स्वर्गीय निर्जन शरीर प्राथमिक। सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि हुई। संवर्धन तृतीय क्रम नवजात आत्मा का अंतिम चरण 99/100। शक्ति 99। गति 99। सहन शक्ति 99। हमला 99। रक्षा 99। भाग्य 99। किलिंग ब्लेड थर्ड ऑर्डर 99/100। हमला 99। किलिंग ब्लेड टेक्निक सेकंड ऑर्डर 50/50 सीक्वल गायब है, सफलता नहीं मिल पा रही। आक्रमण 50। चौथे क्रम में प्रवेश करने के इतने करीब पहुंचते देख किनबुई के दिल में एक बुरी भावना उत्पन्न हुई। प्रणाली के बारे में उनकी समझ के आधार पर जब भी उनकी साधना में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आता था या वह उस मोड़ के करीब होती थी तो प्रणाली हमेशा उनके लिए एक छोटा सा आश्चर्य का इंतजाम करती थी। हालांकि किनबुई को ज्यादा चिंता नहीं थी। इस समय प्रारंभिक स्वर्गीय निर्जन शरीर के संवर्धन के तहत उनके विभिन्न गुण पहले ही उचित रूप से देवत्व रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। भालू दानव राजा के साथ युद्ध में लगी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जब तक उसका सामना उस विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट से नहीं होता जिसका क्षेत्र देवत्व रूपांतरण क्षेत्र से भी ऊपर है, किनबुई को विश्वास था कि गिरते तारे के पहाड़ों में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उसने सोचा कि विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए उसका भाग्य इतना बुरा नहीं होना चाहिए। स्टार कोर को खोजने के बाद महाकाव्य मिशन को पूरा करने के पुरस्कार के रूप में ब्लू स्टार में लौटने के विचार से किनबुई उत्साह से भर उठा।
इस भिन्न संसार में आने के बाद उसे कई बार जीवन मरण के संकटों का सामना करना पड़ा था। उसे अभी भी याद था कि जब वह पहली बार आया था तो वह एक साधारण व्यक्ति था और अब वह चौथे स्तर को पार करने के लिए तैयार था। इसके अलावा ब्लू स्टार लौटने के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी था। ये सोचते ही किन बुई की आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा। क्या यही वह जगह है? अपने सामने लगभग एक झांक चौड़ी और अथाह अंधेरी गुफा को देखते हुए किन बुई ने धीमी आवाज में कहा। किन बुई तारामंडल कंपास द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करते हुए लगभग 15 मिनट तक उड़ान भर रहा था और तारामंडल कंपास का सूचक यहाँ रुक गया। स्टार कंपास को वापस लेते हुए किन बुई ने किलिंग ब्लेड को कसकर पकड़ा और सावधानी पूर्वक गुफा की ओर नीचे की ओर उड़ गया। गुफा घोर अंधेरी थी, लेकिन किन बुई के लिए यह कोई बड़ी बाधा नहीं थी। गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने के बाद वह अंधेरे में देख सकता था और अब जब वह नवजात आत्मा दायरे में था तो यह उसके लिए और भी कम समस्या थी। गुफा ऊपर से संकरी और नीचे से चौड़ी थी और नीचे जाते जाते यह और चौड़ी होती गई। पौने घंटे बाद वह आखिरकार गुफा के तल पर पहुंच गया। किन बुई ने गुफा के शीर्ष की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और मन ही मन ऊपर से नीचे तक की दूरी की गणना की। इतनी अधिक दूरी पर आरंभिक आत्मा क्षेत्र के उन साधकों को छोड़कर जो शुरू में उड़ने में सक्षम थे, गलती से गिरने वाले स्वर्णकोर क्षेत्र के साधक संभवतः मांस के पेस्ट में बदल जाएंगे। गुफा का निचला हिस्सा बेहद चौड़ा था, लगभग 6 या 7 फुटबॉल मैदानों के आकार का। जिस स्थान पर किन बुई उतरा वह एक भूमिगत नदी थी और नदी में नीली चमकती हुई अजीबोगरीब मछलियां देखी जा सकती थी। भूमिगत नदी की सतह शांत थी, लेकिन अंदर तेज धाराएं उमड़ रही थीं। किन बुई ने भूमिगत चल रहे इस तमाशे पर कुछ बार नजर डाली और फिर ध्यान देना बंद कर दिया। नदी की सतह से दूर उड़ते हुए उसने जमीन पर खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में किन बुई ने भूमिगत मार्ग के उत्तरी भाग में हवा में तैरती हुई बास्केटबॉल के आकार की एक गेंद देखी, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। अन्वेषण की आंख से उन्हें पता चला कि यह ठीक वही ताराकोर था जिसकी उन्हें तलाश थी। किन बुई उड़कर ऊपर आया, लेकिन इससे पहले कि वह स्टार कोर के करीब पहुंच पाता, एक मोहक स्त्री की आवाज उसके कानों में पड़ी। युवा नायक, मुझे बचाओ। किन बुई ने नीचे स्टार कोर के नीचे देखा। उस समय एक खूबसूरत चेहरे वाली महिला उसे दया भरी नजरों से देख रही थी। उसके कपड़े आधे खुले हुए थे, जिससे उसकी छाती के सामने बर्फ जैसी सफेद त्वचा, गोल नितंब, पतली टांगे और सफेद जेड जैसे छोटे पैर दिखाई दे रहे थे, जिन्हें आराम करने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैं गलती से इस गुफा में गिर गई। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है टिल्डर। युवा नायक, क्या आप मुझे घर पहुंचा सकते हैं टिल्डर? आग की लपटों की तरह लाल होंठ हल्के से खुले और उसने अपने चेहरे पर मोहक भावलिए किन बुई से कहा। झेंग, किलिंग ब्लेड ने तलवार की गूंज सुनाई। कुछ खोई खोई सी किन बुई की नींद खुली और उसके शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। धरती की घोर अंधेरी गहराइयों में एक मोहक स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। अगर वह अभी नीचे चला जाता तो वह निश्चित रूप से बड़े खतरे में पड़ जाता। तुम कौन हो? किन बुई ने ठंडे स्वर में कहा। महिला ने घातक तलवार पर एक नजर डाली। अगर इस टूटी हुई तलवार ने नाजुक क्षण में मुसीबत न खड़ी की होती तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति शायद अब तक उसके हाथों में आ चुका होता। जब महिला ने देखा कि बहकाना व्यर्थ है तो उसने नाटक करना बंद कर दिया और अपने दयनीय चेहरे को बदलते हुए कहा, मैं बस एक बेचारी औरत जो यहाँ 300 साल से फंसी हुई है। अन्वेषण की दृष्टि उस महिला की साधना को भेद नहीं सकी। महिला की आभा, जो देवत्व रूपांतरण क्षेत्र से भी ऊपर थी, और उसके शब्दों में प्रकट हुई जानकारी को देखकर यह बात स्पष्ट हो गई। किन बुई के मन में एक ऐसा विचार आया जिसे सुनकर वह कोसना चाहता था, लेकिन उसे स्वीकार करना ही पड़ा। किन बुई ने पूछा, क्या तुम विशाल लोमड़ी दानव सम्राट हो? अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 300 साल बाद भी ऐसे इंसान होंगे जो मुझे जानते होंगे। विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट, कितना भयानक नाम है। मेरा नाम तो किंग है। किंग ने अपने स्वर में थोड़ी हैरानी और थोड़ी घृणा व्यक्त करते हुए कहा। जब उस महिला ने अपनी पहचान स्वीकार कर ली तो किन बुई का शांत मन भी विचलित हुए बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत अपने मन में वर्तमान स्थिति का अनुमान लगा लिया। पौराणिक विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट इतने लंबे समय से गायब थी, इसलिए जाहिर तौर पर वह फंसी हुई थी। किंग के उसके प्रति दोस्ताना और सौम्य व्यवहार को देखकर किन बुई ने अनुमान लगाया कि वह फंसी हुई है और उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। अन्यथा देवत्व रूपांतरण स्तर से भी ऊपर उठ चुका कोई दानव सम्राट देवत्व रूपांतरण स्तर तक न पहुंचे हुए नवोदित आत्मा स्तर के साधक के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता। किन बुई को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यह महसूस करने के बाद कि विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट फिलहाल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किन बुई ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी निगाहें किंग से हटाकर चमकते हुए स्टार कोर पर टिका दी। अरे इंसान, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? किंग ने देखा कि किन बुई को स्टार कोर में उससे ज्यादा दिलचस्पी थी और उसके लहजे में थोड़ी असंतुष्टि झलक रही थी। किन बुई स्टार कोर के पास आई, हाथ बढ़ाया और दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया। स्टार कोर बिल्कुल भी नहीं हिला और तारा शक्ति के तार निकले, जिनका एक सिरा स्टार कोर से जुड़ा था और दूसरा सिरा नीचे किंग से जुड़ा था। यह तो मुश्किल होने वाला है। इस दृश्य को देखकर किन बुई ने मन ही मन सोचा। किंग यहाँ फंसी हुई थी, जाहिर तौर पर स्टार कोर की करतूत के कारण। किन बुई ने दो समस्याओं का सामना करते हुए अपनी भुहें सिकोड़ी। एक तो यह था कि स्टार कोर को कैसे ले जाया जाए और दूसरा यह था कि स्टार कोर को ले जाने के बाद इस दानव सम्राट किंग के सामने से जीवित कैसे निकला जाए। किन बुई ने अपने भंडारगृह में रखे चौथे दर्जे के टेलीपोर्टेशन ताबीज को देखा और तुरंत उसे वहां से निकलने का एक तरीका सूझ गया। चौथे क्रम के टेलीपोर्टेशन ताबीज का विवरण, यह यादृच्छिक रूप से एक दिशा का चयन करता है और पल भर में 10,000 मील दूर तक पहुंच सकता है। किंग ने किन बुई को भुहें चढ़ाते हुए देखा और नीचे अपना मुंह ढकते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं इस शापित चीज के कारण 300 साल तक यहाँ फंसा नहीं रहता, लेकिन मेरे 300 वर्षों के शोध के बाद इस चीज को दूर करना असंभव नहीं है। बस इस विधि के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है, किंग ने कहा। किन बुई ने असमंजस में पूछा, आपकी साधना मुझसे कहीं अधिक उन्नत है, आपको मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों होगी? किंग ने ऊपर स्थित स्टार कोर की ओर देखा और शांत एवं असहाय स्वर में कहा, इस विधि को बाहर से लागू करना होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। आप किस विधि की बात कर रहे हैं? किन बुई ने सतर्कता से पूछा। मेरे करीब आओ, इतना सावधान मत रहो, मैं इंसानों को नहीं खाता। किंग के चेहरे पर असंतोष की झलक दिखाई दी। उसने अपनी छाती से एक लाल रुमाल निकाला और कहा,
मेरे पास एक खजाना है जो आपको स्टार कोर को ले जाने में मदद कर सकता है। कुछ देर रुकने के बाद किंकियान ने आगे कहा, लेकिन मेरी साधना अब इस स्टार कोर द्वारा सीमित है, इसलिए आपको नीचे आकर इसे स्वयं ले जाना होगा। किनबुई हिली नहीं और काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने यकीन से कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। किनबुई द्वारा व्यक्तिगत रूप से पर्दाफाश किए जाने पर भी किंकियान ने जरा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, हे तुमने इसे कैसे पहचान लिया? एक गरिमा में दानव सम्राट भले ही उसकी साधना सीमित हो, उस स्थिति तक नहीं गिरेगी जहां वह वस्तुओं को भी नियंत्रित न कर सके। किनबुई ने ठंडे भाव से कहा, शुरू से ही विशाल लोमड़ी दानव सम्राट का एक ही लक्ष्य था, और वह था उसे हराना। स्टार कोर और विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट को जोड़ने वाली तारा शक्ति को देखकर किनबुई तुरंत समझ गया कि विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट उसे इतनी बेसब्री से क्यों हराना चाहता था। विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट, शुरुआत में मुझे मोहित करने में असफल रहने से लेकर अब मुझे धोखे से अपने वश में करने की कोशिश करने तक, मुझे डर है कि तुम्हारा उद्देश्य मुझे तुम्हारी जगह लेना है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, किंकियान ने कहा। किनबुई की बातें सुनकर उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। सच में समझ नहीं आ रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह स्टार कोर शायद आपको पोषण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लगातार आपके शरीर से ऊर्जा खींच रहा है। मुझे नीचे भेजने की आपकी वजह बहुत सरल है, आप बस मुझे स्टार कोर के लिए पोषण के रूप में आपकी जगह लेना चाहते हैं, और फिर आप जाने का मौका पालेंगे। अच्छे तरीके, अच्छी योजना। किंकियान ने किनबुई को लगभग वही बोलते हुए देखा जो वह सोच रही थी, और अंततः उसके चेहरे के भाव बदल गए। कितना चतुर इंसान है, मैं भी यही सोच रहा था। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं, मेरे पास यहाँ बहुत सारे खजाने और पवित्र पत्थर हैं, बस आप नीचे आ जाइए, ये सब आपके हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी भी हो सकती हूँ, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको किसी भी तरह का जानलेवा खतरा नहीं होगा, किंकियान ने मोहक अंदाज में कहा। किनबुई टस से मस नहीं हुई। हार मान लेना, भला वह कैसे हार सकता था? यहाँ तक कि रूपांतरण देव स्तर से भी ऊपर का दानव सम्राट भी तारा कोर द्वारा निचोड़ा जा रहा था और एक नवजात आत्मा स्तर के साधक के साथ सौदेबाजी कर रहा था। यदि वह बिना किसी दुर्घटना के नीचे चला जाता तो उसका सारा पानी सूख जाता और कुछ ही सांसों में उसकी मृत्यु हो जाती। किनबुई को अब भी अविचलित देखकर किंकियान ने अपना हमेशा वाला सौम्य मुखौटा उतार फेंका और अपनी आंखों में हत्यारे और क्रूर भाव ये कहा, हे मनुष्य, कृतघ्न मत बनो। मैंने तुम्हारी आभा को चिन्हित कर लिया है, और एक दिन जब मैं इस स्थान को छोड़कर जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हारी हड्डियां निकाल लूंगा। अब जब तक तुम नीचे आओगे, मुझ पर मौजूद खजाने और आत्मा के पत्थर तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो। किंकियान अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही किनबुई ने ठंडे भाव से उसे रोकते हुए कहा, बहुत बकवास, परेशान करने वाली मनुष्य, तुम मौत को दावत दे रहे हो। किंकियान को किनबुई पर गुस्सा आ रहा था, जो कि केवल नवजात आत्मा स्तर का साधक था। जब वह यहाँ फंसी नहीं थी तब वह उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं था, फिर भी अब वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा था। गर्जन। एक दहाड़ के बाद 9 पूंछों और बर्फ जैसे सफेद शरीर वाली एक विशाल लोमड़ी जमीन पर प्रकट हुई। उस विशाल लोमड़ी की पुतलियों ने किनबुई को रक्त पिपासा और क्रूरता से देखा। किनबुई ने आकाश में किंकियान को रुचि से देखा और उदासीन स्वर में कहा, तो यह तुम्हारा असली रूप है। यह फर टोपी के रूप में निश्चित रूप से बहुत गर्म होगा। बोलने के बाद उसने स्टार कोर की ओर देखा और किंकियान पर ध्यान देना बंद कर दिया। किंकियान जमीन पर पड़ी किनबुई को घूर रही थी। अगर आंखें मार सकती तो किनबुई अब तक कई बार मर चुकी होती। चूंकि पारंपरिक तरीके बेकार हैं, तो चलो इसे आजमाते हैं, किनबुई ने काफी देर सोचने के बाद मन ही मन सोचा। क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड को म्यान से निकाला गया और स्टार कोर पर बेरहमी से वार किया गया। बूम। ब्लेड के स्टार कोर से टकराने के बाद भूमिगत गुफा से एक जोरदार आवाज आई। ब्लेड को वापस खींचते हुए और उस स्टार कोर को देखते हुए जिस पर कोई निशान नहीं बचा था, किनबुई ने राहत की सांस ली। शुरू में तो उसे स्टार कोर के टूटने का डर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्टार कोर उसकी कल्पना से कहीं अधिक ठोस है। मनुष्य, तुम क्या करने वाले हो? किंकियान ने कुछ घबराहट भरे स्वर में कहा। किनबुई की अभी अभी की हरकत ने उसे चौंका दिया। यदि इस स्टार कोर में निहित ऊर्जा का विस्फोट हो जाए तो न केवल वह और किनबुई जीवित नहीं बचेंगे, बल्कि फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग भी नष्ट हो जाएगा। नीचे किंकियान की बातें सुनकर मानो किनबुई अनसुनी ही रह गई। जीवन का संहार नरसंहार। अपनी सारी शक्ति को तीव्र गति से कंपन करने वाले किलिंग लाइफ ब्लेड पर केंद्रित करते हुए किलिंग लाइफ ब्लेड ने एक बार फिर स्टार कोर पर वार किया। बूम। इस वार से उत्पन्न तेज आवाज पहले वार की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र थी। इतना ही नहीं, स्टार कोर से एक जबरदस्त प्रतिबल आया और किनबुई को कई मीटर हवा में पीछे धकेल दिया गया, जिसके बाद वह बड़ी मुश्किल से अपनी वापसी रोक पाया। हे मनुष्य, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यह चीज फट गई तो तुम और मैं राख हो जाएंगे। नीचे बैठी किंकियान ने घबराहट से कहा कि उसकी इतनी घबराहट का एक कारण यह था कि वह स्टार कोर के विस्फोट होने को लेकर चिंतित थी। दूसरी ओर किनबुई के 2 वारों के बाद स्टार कोर से उससे जुड़ी तारा शक्ति ने खुद को बचाने के लिए जाहिर तौर पर उसके शरीर से शक्ति खींचने की गति को तेज कर दिया। हालांकि यह कहा जा सकता है कि इन 2 घावों ने उसके शरीर का बहुत कम हिस्सा ही नष्ट किया, लेकिन उसके दिल में घर कर चुकी संकट की भावना ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। जीवन का संहार विनाश। किलिंग लाइफ ब्लेड ने एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाई जिसने स्टार कोर को घेर लिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अर्धचंद्राकार चंद्रमा का सघन आक्रमण क्षीण हो गया और स्टार कोर पहले की तरह स्थिर हो गया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जीवन का संहार नरसंहार। बूम। जीवन का संहार विनाश। क्लैंग क्लैंग। नरसंहार विनाश। महज आधे घंटे में किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए किनबुई ने स्टार कोर पर हजारों हमले किए। उसने हमला करना तभी बंद किया और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक जाने तक आराम किया। धिक्कार है इस पागल इंसान पर, अगर मैं यहाँ से निकल पाई तो उसे जरूर मार डालूंगी। किनबुई को देखते हुए किंकियान ने मन ही मन उसे कोसना शुरू कर दिया। किनबुई ने हजारों बार हमला किया और स्टार कोर लगातार उससे शक्ति प्राप्त करता रहा। ऐसा लग रहा था मानो किनबुई के हमले अप्रत्यक्ष रूप से उस पर ही पड़ रहे हों, और सबसे असहज बात यह थी कि वह केवल निष्क्रिय रूप से इसे सहन कर सकती थी और सक्रिय रूप से इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इन हजारों हमलों का संचय, हालांकि उसके लिए कोई बड़ा बोझ नहीं था, फिर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। 15 मिनट बाद किनबुई ने अपनी ताकत वापस पाई, खड़ा हुआ और आक्रमण का दूसरा दौर शुरू किया। जीवन का संहार नरसंहार।
क्लैंग, जीवन का संहार विनाश। क्लैंग क्लैंग, विनाश, नरसंहार। आधे घंटे बाद किनबुई का आक्रमण फिर से रुक गया क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। मनुष्य, यह व्यर्थ है, तुम्हारे हमले बेकार हैं, हार मान लो। किंकियान ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबा लिया और एक ऐसी मुस्कान के साथ समझाने की कोशिश की जो रोने से बेहतर नहीं थी। किनबुई ने कुछ जिज्ञासा भरी नजरों से किंकियान की ओर देखा और पूछा, मैं क्या करती हूँ यह मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? किंकियान ने अपना सिर घुमाया और बोलना बंद कर दिया। अगर उसके सामने खड़ी इस इंसान को पता चल जाए कि स्टार कोर पर हमला करना उसे भी नष्ट कर रहा है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक दिन तेजी से बीत गया और किनबुई ने इस दिन स्टार कोर पर कुल मिलाकर दसियों हजार हमले किए। भूमिगत गुफा में दिन और रात का कोई भेद नहीं था और किनबुई ने अपने अनुभव से अनुमान लगाया कि अब रात हो चुकी होगी। उसका शरीर गुफा के ऊपरी हिस्से की ओर उड़ गया और जल्द ही उसकी आकृति किंकियान की आंखों से ओझल हो गई। वह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, क्या उसने हार मान ली है? किंकियान ने किनबुई के जाने को देखा और मन ही मन थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। किनबुई वह पहली इंसान थी जिसे उसने सैकड़ों वर्षों में देखा था जब से वह यहाँ फंसी हुई थी। हालांकि उसका दिल इस इंसान के प्रति हत्या के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने सोचा कि किनबुई के जाने के बाद उसे न जाने कब तक इस अकेलेपन की रक्षा करनी होगी तो वह अपने दिल में कुछ उतार चढ़ाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या किनबुई ने हार मान ली थी? असंभव। मिशन की समय सीमा में अभी भी 3 महीने से भी कम समय बचा था, फिर भी उनका स्वभाव उन्हें आसानी से हार मानने वाला नहीं बनाता था। गुफा के ऊपर उड़ते हुए उसने आकाश में चंद्रमा को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, रात हो चुकी थी। उसे गुफा के पास एक जंगली सुअर मिला और उसने जमीन से कुछ जलाऊ लकड़ी और मसाले भी उठाए जिन्हें वह पहचानता था। जंगली सुअर को घसीटते हुए वह वापस गुफा में नीचे उड़ गया। गुफा के तल पर पहुंचकर उसने लकड़ियों में आग जलाई। आग की गर्म रोशनी ने इस भूमिगत गुफा को रोशन कर दिया जिसने अपने निर्माण के बाद से कभी प्रकाश नहीं देखा था। उसने जंगली सुअर को भूमिगत नदी तक घसीटा, उसके आंतरिक अंगों को निकालकर अलग रख दिया, फिर उसके बाल नोचकर उसे अच्छी तरह धोया। जंगली सुअर को धोने के बाद किनबुई ने उसमें एक मोटी लंबी शाखा चुभो दी और उसे आग पर आगे पीछे सेंकने लगा। पीछे मुड़कर वह वापस भूमिगत नदी के पास गया और जंगली सुअर के निकाले गए अंगों को नदी में फेंक दिया। पल भर में नदी में मौजूद अजीबोगरीब मछलियां खून की गंध सूंघकर अंगों की ओर झपटी। किनबुई ने घातक तलवार को पकड़े हुए इस अवसर का लाभ उठाया। चे चे 2 बार हुए और जब उसने किलिंग ब्लेड को पीछे खींचा तो उस पर लगभग 1 मीटर लंबी 2 अजीबोगरीब मछलियां लटकी हुई थीं। मछली की छिलके उतारने और उसके अंदर का भाग निकालने के बाद किनबुई ने उन्हें शाखाओं पर पिरोकर आग पर भूनना शुरू कर दिया। टपकना। जंगली सुअर और अजीबोगरीब मछलियों की चर्बी आग पर भूनते समय लकड़ियों पर टपक रही थी, जिससे कभी कभी आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। किनबुई ने फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला से चुने हुए जंगली मसालों को छिड़का और तुरंत ही एक सुगंधित खुशबू फैल गई। पूरी भूमिगत गुफा भुने हुए मांस की गंध से भरी हुई थी। नवजात आत्मा की अवस्था में प्रवेश करने के बाद कोई व्यक्ति मूल रूप से खाना बंद कर सकता है और दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा पर जीवित रह सकता है, लेकिन किनबुई ने 20 से अधिक वर्षों तक अपनी खाने की आदतों को बनाए रखा था और थोड़े समय में उन्हें पूरी तरह से नहीं बदल सकता था। उस सुगंध ने किंकियान के नाक तक भी पहुंचकर उसके मुंह में तुरंत लार आ गई। उसने निगलते हुए आग पर भुन रहे सुअर और मछली को उत्सुकता से देखा। यहाँ फंसने के बाद से उसने 300 वर्षों तक भोजन नहीं किया था। अब मांस की सुगंध सूंघकर उसके पेट में भूख लगातार मचल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में प्यास से मर रहा कोई व्यक्ति पानी का स्रोत देखकर मचल उठता है। 15 मिनट बाद मांस पक गया था। जैसे ही किनबुई ने जंगली सुअर का पिछला पैर फाड़कर उसे काटने ही वाला था, तभी उसने अपने बगल में किंकियान की झिझकती हुई आवाज सुनी। देखो, इतना कुछ है कि तुम अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे थोड़ा दे सकते हो? यह सुनकर किनबुई ने अजीब भाव से किंकियान की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारा क्या मतलब है? किंकियान ने हैरानी से पूछा। मुझे पैसे दो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उन्हें किसी और चीज के बदले में दे सकते हो, किनबुई ने उदासीनता से कहा। तुम क्या तुम्हें महिलाओं का सम्मान करने का मतलब भी समझ आता है? इतनी कम मात्रा में खाने के लिए मुझसे पैसे मांगने में तुम्हें शर्म आती है? किंकियान अपने मानवीय रूप में वापस आ चुकी थी और किनबुई को देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, मानो किसी भी क्षण आंसू बह निकलेंगे। किनबुई अविचलित रहा और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं कभी भी उस स्त्री को प्यार करने का भ्रम नहीं पालूंगा जो मेरी खाल उतारना और मेरी हड्डियां नोचना चाहती है। बोलने के बाद उसने अपना मुंह खोला और सुअर की टांग का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इतना ही नहीं, किनबुई ने जानबूझकर स्वादिष्ट भोजन से मदहोश होने का भाव भी दिखाया। किंकियान ने देखा कि किनबुई ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वह बिना इनाम के कुछ नहीं करेगा, और उसने चुपके से अपने चांदी के दांत भींच लिए। उसने फिर से लाल रुमाल निकाला और किनबुई को देने का नाटक किया। किनबुई ने लाल रुमाल पर एक नजर डाली और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे गले का पेंडेंट चाहिए। असंभव, किंकियान ने साफ इनकार कर दिया। अगर यह असंभव भी है तो कोई बात नहीं, आप देखना जारी रख सकते हैं और मैं खाना जारी रखूंगी, किनबुई ने कहा। अदला बदली न करने का कारण बहुत ही सरल था। किंकियान के गले में लटका हुआ पेंडेंट उसके द्वारा निकाले गए लाल रुमाल की तुलना में बनावट और दिखावट दोनों ही दृष्टि से कहीं बेहतर था। इसके अलावा जिन चीजों को आसानी से विनिमय के लिए निकाला जा सकता है वे सबसे कम मूल्य की वस्तुएं होनी चाहिए। किंकियान पास ही में किनबुई को खुशी खुशी खाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसका सब्र टूट गया और उसने फिर कहा, इसे किसी और चीज से बदल दो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो मेरी माँ ने मुझे दिया था। किनबुई ने सिर भी नहीं उठाया और कहा, कोई लेन देन नहीं, कोई चर्चा नहीं। शायद पेट में लगातार मचलती भूख के कारण किंकियान ने काफी देर तक सोचा और फिर कुछ खास अच्छे भाव न दिखाते हुए पेंडेंट उतार दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसे किनबुई के सामने पकड़ लिया। किनबुई ने पेंडेंट उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाकर खेलने लगा। पेंडेंट पर बर्फ जैसे सफेद रंग की 9 पूंछ वाली लोमड़ी की आकृति खुदी हुई थी जो लगभग हूबहू किंकियान के असली रूप जैसी थी। अरे, तुमने वो चीज ले ली है, मुझे खाना दो, किंकियान ने अपनी आवाज में थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। दूसरे पक्ष की वस्तु प्राप्त करने के बाद किनबुई ने तुरंत जंगली सुअर के अधिकांश हिस्से को, जिसका केवल एक पिछला पैर फटा हुआ था, और एक अजीब मछली को किंकियान की आध्यात्मिक शक्ति पर रख दिया। किंकियान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जंगली सुअर और अजीब मछली को वापस अपने सामने खींच लिया और अपनी छवि की परवाह किए बिना भुने हुए सुअर के मांस को काटकर खा लिया। खाना खाते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा, स्वाद बुरा नहीं है। इंसान, तुम्हारा नाम क्या है?
किन बुई ने कुछ नहीं कहा और अपना दाहिना हाथ फिर से आगे बढ़ाया। बिल्कुल नहीं। क्या इसके लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम पैसों के पीछे पागल हो? किंग कियान ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। शायद अपने व्यवहार को अनुचित समझते हुए किन बुई ने अपना मुंह खोला और 3 शब्द बोले, किन बुई। हाँ, किन बुई, कितना अजीब नाम है। बुई, बुई, क्या तुम बहुत मुश्किल हो? ये सुनकर किंग कियान हंस पड़ी और साथ ही उसका मजाक उड़ाना भी नहीं भूली। एक मूर्ख की तरह किंग कियान को देखते हुए किन बुई ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप खाना खाने लगा। किंग कियान चाहे कुछ भी कहे, वह अब कुछ नहीं बोलेगा। यह देखकर कि किन बुई अब उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, किंग कियान ने खुद को मूर्ख बनाने की जहमत नहीं उठाई और अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया। 15 मिनट बाद किन बुई का पेट भरा हुआ था और वह संतुष्ट थी। उसने जमीन पर पड़े अवशेषों को साफ किया और किलिंग ब्लेड को पकड़े हुए फिर से ऊपर उड़ गई और स्टारकोर की ओर वार किया। जीवन का संहार नरसंहार, बूम। जीवन का संहार विनाश, क्लैंग क्लैंग। फिर से। क्या इस आदमी को आराम करने की जरूरत नहीं है? उसके कानों में तेज आवाजें गूंज रही थी और उसके शरीर से ऊर्जा निकलने की गति तेज हो गई थी। अचानक किंग कियान को महसूस हुआ कि उसके मुंह में मौजूद मांस अब उतना सुगंधित नहीं रहा। अपना सिर हिलाते हुए उसने किन बुई को नजरअंदाज कर दिया, जो आकाश में पागलों की तरह हमला कर रही थी। किंग कियान ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा जोर से चबाते हुए उठाया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना गुस्सा शांत करने के लिए किन बुई का मांस और खून खा रही हो। दिन बीतते गए। इस दौरान किन बुई प्रतिदिन गुफा के शीर्ष पर जाकर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, हिरण, खरगोश, भेड़ आदि की तलाश करता था और कभी कभी कुछ जंगली फल भी तोड़ लेता था। किंग कियान ने पाया कि जब से यह इंसान प्रकट हुआ है, उसके दिन बेहतर होते जा रहे हैं, खासकर भोजन के मामले में। लेकिन साथ ही साथ उसका बटुआ भी खाली होता जा रहा था और उसके शरीर पर कीमती सामान भी बहुत कम बचा था। खाने के लिए उसे पैसे देने ही पड़ते और बिना पैसे दिए कुछ भी कहना बेकार था। आकाश में लगातार स्टारकोर पर हमला कर रहे किन बुई को देखकर किंग कियान ने अनजाने में कहा, किन बुई, तुम दिन भर एक कमजोर औरत से खाने का लालच करते हो, क्या तुम्हें अपने दिल में अपराधबोध नहीं होता? किन बुई ने अपना हमला रोक दिया और गंभीर स्वर में कहा, पहली बात तो यह है कि तुम कमजोर नहीं हो। अगर तुम यहाँ फंसे न होते तो मुझे डर है कि तुम मुझे एक उंगली से मार सकते थे। दूसरी बात, क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती खाना खिलाया? किन बुई की बातों से किंग कियान अवाक रह गई। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोलना बंद कर दिया। मन ही मन सोच रही थी, मुझे बाहर मत जाने दो। अगर तुमने मुझे बाहर जाने दिया तो मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगी कि काश तुम मर गए होते। 1 महीने बाद किन बुई के प्रतिदिन हजारों बार किए गए विनाशकारी हमलों के कारण स्टारकोर पहली बार कांप उठा। हालांकि यह केवल एक हल्का सा कंपन था, लेकिन यह उत्साहजनक होने के लिए काफी था। इस महीने के दौरान किंग कियान की पूरी लोमड़ी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह पहले कुछ दिनों तक किसी तरह सहन कर सकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर के भीतर की शक्ति प्रतिदिन लगातार बाहर की ओर प्रवाहित होती रही और धीरे धीरे हानि की स्थिति में पहुंच गई। प्रकृति से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा खपत की गति के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। स्टारकोर को हिलते हुए देखकर किंग कियान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि अगर किन बुई ने आगे भी हमला जारी रखा तो क्या होगा, लेकिन किसी भी हालत में वह इस इंसान को यह नहीं बता सकती थी कि स्टारकोर उसकी शक्ति का उपयोग कर रहा है। इन दिनों किन बुई के बारे में उसके अनुमानों के आधार पर अगर उसे पता चल जाता तो उसके हमले शायद और भी ज्यादा खतरनाक होते। 2 महीने से अधिक समय बाद किन बुई के प्रतिदिन के सरल और क्रूर आक्रमण के तहत स्टारकोर ने पहली बार इसे सहन करने में असमर्थ होने के संकेत दिखाए। दरार। तारे के कोर की सतह पर एक दरार दिखाई दी। चटकने की आवाज सुनाई देने के बाद किन बुई ने अपना हमला रोक दिया और स्टारकोर की ओर देखा। किंग कियान ने कुछ हद तक दृढ़ लेकिन खोखली आवाज में नीचे से कहा, रुको, अगर यह जारी रहा तो यह फट सकता है और फिर तुम और मैं दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। पिछले 2 महीनों में किंग कियान के शरीर की आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। किन बुई स्टारकोर के सामने खड़ी सोच रही थी, ऐतिहासिक मिशन की समय सीमा में अभी भी 3 दिन बाकी थे। अगर तब तक मिशन पूरा नहीं हुआ तो भी वह पूरी तरह से नष्ट होने से नहीं बच पाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वह जोखिम उठाए। ये सोचते हुए उसने किलिंग ब्लेड से हमला जारी रखा। जीवन का संहार नरसंहार, जीवन का संहार विनाश, बूम क्लैंग। किन बुई, तुम पागल हो, तुम संकी हो। अगर तुम्हें मरना ही है तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। किंग कियान ने नीचे घबराकर चिल्लाया। दरार, दरार। हमले के साथ ही स्टारकोर पर अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगी और इन दरारों के माध्यम से स्टारकोर के भीतर समाहित विनाशकारी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। किंग कियान ने ऊपर खड़ी किन बुई को कुछ उदास आंखों से देखा। इस समय उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब उसके सामने खड़ा ये पागल आदमी स्टारकोर को उड़ा देगा तो हम सब एक साथ मर जाएंगे। जीवन का संहार नरसंहार, काटो, किन बुई ने जोर से चिल्लाया। दरार, बूम। स्टारकोर, जो 2 महीने से अधिक समय से अपने मूल स्थान से नहीं हिला था, अंततः टूटने की कगार पर आकर एक तरफ हट गया और उसी समय किंग कियान से जुड़ी तारकीय शक्ति गायब हो गई। किन बुई और किंग कियान ने एक ही समय में स्टारकोर को देखा और किंग कियान की आंखों में जो कुछ हद तक उदासी छाई हुई थी वह तुरंत वापस आ गई। इससे पहले कि किंग कियान कोई प्रतिक्रिया कर पाती, किन बुई ने स्टारकोर को पकड़ा, उसे भंडारण स्थान में रखा और चौथे क्रम के टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करके वहां से चला गया। टकराना। किन बुई के जाने के लगभग तुरंत बाद किंग कियान का आक्रमण शुरू हो गया। एक ही झटके में पूरी भूमिगत गुफा ढह गई। स्विश। कुछ ही पलों में किंग कियान फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में प्रकट हो गई। किन बुई, एक नवोदित आत्मा स्तर का साधक, ने 2 महीने से अधिक समय तक मेरे साथ खेलने की हिम्मत की और मेरे कई खजानों के बदले में बेकार जंगली जानवरों का मांस का ढेर ले लिया। तुम मरने के लायक हो। किंग कियान की आंखों में निर्मम हत्या का भाव भरा हुआ था और उसकी आवाज सर्द सर्दियों की तरह गिरते तारों की पर्वत श्रृंखला में गूंज रही थी। चौथे दर्जे के तात्कालिक गति तावीज का इस्तेमाल करने के बाद उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो किन बुई ने खुद को एक रेगिस्तान में पाया। वह रेगिस्तान वीरान और निर्जन था। वह करीब था। अगर उसने जरा भी संकोच किया होता और किंग कियान ने इस अवसर का फायदा उठा लिया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। भूमिगत गुफा में किंग कियान के साथ बिताए लगभग 2 महीनों के दौरान उनके रिश्ते को केवल वातावरण के कारण ही सामंजस्यपूर्ण कहा जा सकता था। अगर किंग कियान स्टारकोर में न फंसा होता तो दानव जाति की रक्त पिपासा और क्रूरता के कारण वह हर दिन कम से कम एक बार मर जाता।
किनबुई अब समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कौन जानता था कि उस विशालकाय लोमड़ी दानव सम्राट किंकियान के पास उसे ढूंढने का कोई और तरीका हो सकता है। बेहतर यही था कि काम पूरा करके जल्द से जल्द ब्लू स्टार लौट जाया जाए। उसने स्टार कोर को अपने भंडारण स्थान से बाहर निकाला और तुरंत उसे सिस्टम में जमा कर दिया। डिंग, महाकाव्य मिशन, स्टार कोर प्राप्ति पूर्ण हुई। डिंग, मिशन पुरस्कार, ब्लू स्टार पर वापसी, 10 विशेषता अंक, तृतीय श्रेणी की हत्या करने की तकनीक, गुप्त क्षेत्र जागृति का अवसर जारी कर दिए गए हैं। क्या मेजबान अब वापस लौटना चाहता है? जैसे ही किनबुई कुछ बोलने ही वाला था, किंकियान उसके सामने प्रकट हो गई और उसके चेहरे पर हत्या का भाव झलक रहा था। किंकियान ने किनबुई की ओर शरारती भाव से देखा और कहा, 2 महीने से अधिक समय से साथ बिताई एक पुरानी दोस्त होने के नाते क्या आपको मेरे जाने से पहले मेरे भागने का जश्न नहीं मनाना चाहिए? किनबुई के चुप रहने पर किंकियान ने चिढ़ाते हुए लहजे में कहा, क्या मैं सचमुच इतनी डरावनी हूँ? तुम तो स्टार कोर के विस्फोट से भी नहीं डरती थी, क्या मैं स्टार कोर के विस्फोट से भी ज्यादा भयानक हूँ? किनबुई, तुम चुप क्यों हो? वह दबंग अंदाज कहाँ गया जो तुमने मुझे 2 महीने से ज्यादा समय तक भूमिगत गुफा में धोखा देते हुए कुछ बेकार जानवरों के मांस के टुकड़ों का इस्तेमाल करके मेरे कई खजाने हड़पने के दौरान दिखाया था? किनबुई ने गंभीर भाव से किंकियान की ओर देखा और कहा, मैं कामना करती हूँ कि तुम सुरक्षित भाग जाओ, लेकिन जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्या मैंने तुम्हें इसे खाने के लिए मजबूर किया था? क्या तुम मेरे पास आकर मुझसे इसे बदलने की भीख नहीं मांगी थी? किनबुई की बातें सुनकर किंकियान को कुछ अप्रिय यादें ताजा हो गईं। भूमिगत गुफा में बिताए समय के अंतिम चरणों में उसने लगभग अपने सारे खजाने खो दिए थे। बाकी बची हुई सारी चीजें घटिया थी जिन्हें किनबुई बिल्कुल नहीं चाहती थी। खाना पाने के लिए उसने सचमुच कई बार किनबुई से चीजों की अदला बदली करने की गुहार लगाई। इन बातों को याद करके किंकियान के दिल में फिर से गुस्सा भड़क उठा। उसने किनबुई से कहा, गिनौने, असल में मैं तुम्हें जान से मार देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे रवैये को देखते हुए तुम्हें मरने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। किनबुई ने जानबूझकर डरा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, क्या मेरे पास अभी भी जीने का मौका है? किनबुई के भयभीत चेहरे को देखकर किंकियान को बहुत संतुष्टि मिली। उसने थोड़े घमंडी लहजे में कहा, बेशक, पहले मुझसे ठगे गए खजाने लौटाओ और फिर जो स्टार कोर तुमने हासिल किया है उसे मुझे सौंप दो। इतना कहने के बाद किंकियान ने किनबुई को ऊपर से नीचे तक देखा और पूरे विश्वास के साथ कहा, और जीवन भर मेरी दासी बनकर मेरी सेवा करने की शपथ लो। चिंता मत करो, तुम्हारा शेष जीवन बहुत कष्टदायी होगा, अन्यथा मेरे दिल में बसी नफरत को मिटाना मुश्किल होगा। अपने चेहरे से डर को दूर करते हुए किनबुई ने धीरे से कुछ शब्द कहे, सपने देखते रहो, बेवकूफ। उसी समय उसने अपने मन में मौजूद प्रणाली से कहा, तुरंत लौट आओ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। किंकियान दहाड़ते हुए बोली। ये बात सभी को स्पष्ट थी कि किनबुई किंकियान को सिर्फ चिढ़ा रही थी। किंकियान तुरंत किनबुई के सामने आ गई और उसने अपने पतले हाथ से किनबुई का गला पकड़ लिया। किंकियान को आश्चर्य हुआ कि किनबुई की आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई और उसका हाथ किनबुई के मायावी शरीर से होकर गुजर गया। किनबुई के पूरी तरह गायब होने से पहले ही उसने देखा कि किनबुई उसे एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रहा था जो असल में मुस्कान नहीं थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने सब कुछ कह दिया हो। धिक्कार है इंसान, तू दुनिया के छोर तक भी नहीं भाग सकता। मैं तुझे जरूर पकड़ूंगा और 1000 तरीकों से 10,000 तरीकों से यातना दूंगा। किंकियान दहाड़ उठी और किंकियान की गुस्से भरी आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। बूम! किनबुई द्वारा बार बार धोखा दिए जाने से किंकियान का और अधिक सहन नहीं हो सका और उसने नीचे रेगिस्तान पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। बूम बूम, धमाका। प्रत्येक हमले में विनाशकारी शक्ति भरी हुई थी। किंकियान के विस्फोट के बाद पूरा रेगिस्तान बमबारी की तरह लग रहा था। हर जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद किंकियान ने अविश्वास से कहा, उस मनुष्य की आभा पूरे तियानहुआंग क्षेत्र से पूरी तरह गायब हो गई है। यह कैसे संभव है? भूमिगत गुफा में रहस्यमय तरीके से प्रकट होने और रेगिस्तान में अजीब तरह से गायब हो जाने वाले किनबुई के बारे में सोचते हुए किंकियान ने बुदबुदाते हुए कहा, आखिर वह कौन है? फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला। वांगजोंग और नगर प्रमुख नानतियानलोंग सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। शहर के स्वामी, यही वह जगह है। वांगजोंग ने भूमिगत गुफा के खंडहरों की ओर इशारा किया जो किंकियान के हमले में पूरी तरह से ढह गई थी। यह उसकी आभा है। उसके प्रकट हुए 300 साल हो गए हैं। मुझे लगा था कि वह फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला छोड़ चुकी है, नगर स्वामी नानतियानलोंग ने कहा। क्या वह हो सकती है? वांगजोंग ने अनुमान लगाया। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, यह वही है, 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश की संत। 500 साल पहले वह किसी अज्ञात कारण से गिरते तारे की पर्वत श्रृंखला में आई थी और फिर 300 साल पहले अचानक गायब हो गई, नानतियानलोंग ने समझाया। अफसोस, चलो चलते हैं। राजसी राजधानी में हालात अस्थिर हैं और यहाँ तक कि इस किंगयांग शहर में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। पता नहीं ये वरदान है या अभिशाप, नानतियानलोंग ने वांगजोंग से कहा। वापसी के रास्ते में उन दोनों ने नवजात आत्मा क्षेत्र के भालू दानव राजा को देखा, जिसके आंतरिक अंग कुचलकर मर गए थे, और भेड़िया दानव राजा और भेड़िया दानव राजा को देखा, जिनके सिर काट दिए गए थे। ये है फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के 3 महान दानव राजा, वांगजोंग ने हैरानी से कहा। नानतियानलोंग ने सिर हिलाया और वांगजोंग ने आगे कहा, मुझे सबसे निचले स्तर के वुल्फ डेमन किंग से भी सामना होने पर भागना पड़ता है। ये किसने किया? उनके शरीर पर लगी चोटों और उनकी मृत्यु के समय को देखते हुए यह वही होना चाहिए, नानतियानलोंग ने अनिश्चितता से कहा। किनबुई, ये कैसे संभव है? 2 महीने पहले किनबुई एक बच्ची थी जिसे उस बूढ़े भूत तांग झेंटियन को मारने के लिए बाहरी ताकत पर निर्भर रहना पड़ा था। वांगजोंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि किनबुई ने ऐसा किया है। फिर उसे याद आया कि किनबुई ने तांग झेंटियन को मारने के बाद थोड़े ही समय में नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर लिया था, और उसने जटिल स्वर में कहा, यह किस तरह का राक्षस है? इसकी प्रगति की गति बहुत ही भयानक है। मुझे याद है कि जब वह पहली बार किंगयांग शहर आया था तब वह केवल आधारभूत स्तर पर था और उसने कुछ ही दिनों में स्वर्णकोर और नवजात आत्मा स्तर को पार कर लिया। अब तो उसने रूपांतरण देवलोक के दानव राजा को भी मार डाला है। आखिर वह है कौन? नानतियानलोंग काफी देर तक चुप रहा और फिर बोला, हो सकता है कि वह पुनर्जन्म लिया हुआ कोई महान शक्ति हो जो अपनी साधना को फिर से मजबूत कर रहा हो, या ये भी संभव है कि उस पर किसी का कब्जा हो गया हो। इतना कहने के बाद उसने अपनी जेब से ध्वनि संचारित करने वाला ज़ैड ताबीज निकाला और संदेश भेज दिया। महान मिंग साम्राज्य की राजधानी। तीसरे राजकुमार यंगजी ने भुहें चढ़ाकर इधर उधर टहलते हुए बुदबुदाया,
इस तांग परिवार से निपटना वाकई मुश्किल है। बड़े भाई तांग परिवार की मदद से आक्रमण शुरू कर रहे हैं। उसने अपनी बाहों से ध्वनि संचारित करने वाला जैड ताबीज निकाला। नांतियानोंग द्वारा कही गई जानकारी सुनकर वह स्वयं, जो सर्वज्ञ था, भी स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद वह जोर से हंसा। हाँ, भाई केन वाकई असाधारण है। अभी कुछ ही समय हुआ है और उन्होंने एक रूपांतरण देव स्तर के विशेषज्ञ को मार गिराया है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग जी के सनसेट माउंटेन रेंज से लौटने के बाद वह किन बुई के लिए किंगयांग शहर में तांग परिवार की शाखा को नष्ट करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। महान मिंग राजवंश में कुलीन उपाधियों के बिना लोगों को आम नागरिक माना जाता था और कुलीन परिवारों पर हमला करने वाले आम नागरिकों को मार दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा यह शाही राजधानी में स्थित तांग परिवार की एक शाखा थी, जो महान मिंग राजवंश का शीर्ष कुलीन परिवार था। तांग परिवार को किन बुई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से रोकने के लिए यंग जी ने बहुत प्रयास किए थे। अब जबकि किन बुई रूपांतरण देव क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार सकता है, तो महान मिंग राजवंश के कानूनों के अनुसार उसे स्वतः ही बैरोनेट के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसलिए इस मामले से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। ब्लू स्टार। टेलीपोर्ट करते समय किन बुई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के पिछले हिस्से पर किसी ने जोर से चोट मारी हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने परिचित कमरे में वापस आ गया था। वह कुछ महीनों से वापस नहीं आया था और कमरे में धूल की एक परत जम गई थी। किन बुई ने खिड़की से अभी भी गंदे, अव्यवस्थित और गरीब मोहल्ले को देखा और एक विदेशी भूमि से अपनी मातृभूमि में लौटने की आत्मीयता का भाव अनायास ही उत्पन्न हो गया। घर की साधारण सफाई के बाद किन बुई इस बार अपने लाभों का सारांश प्रस्तुत करने ही वाला था। डिंग। मेजबान द्वारा महाकाव्य मिशन को पूरा करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पता चलने पर अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ। किन बुई को यह समझ आने से पहले ही कि क्या हो रहा है, अचानक आसमान से बास्केटबॉल के आकार का एक सफेद अंडा गिरा। अपनी तेज नजरों और हाथों से उसने अंडा पकड़ लिया। किन बुई की आंखों में संदेह झलक रहा था। यह अतिरिक्त इनाम है, ये क्या बकवास है। डिंग। अस्थायी मिशन शुरू हो गया है। इस अंडे को 3 दिनों के भीतर से असफल होने पर सब नष्ट हो जाएगा। डिंग। कार्य पुरस्कार 10 विशेषता अंक। पालतू जानवर के लिए जगह अनलॉक हो गई। डिंग। सिस्टम स्टोर के सभी कार्य बहाल हो गए हैं। सिस्टम का कार्य देखकर किन बुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, क्या यह किसी तरह का जबरन सौदा है। बिना किसी वजह के मेरे मुंह में अंडा ठूस दिया गया है और मुझे इसे 3 दिनों के भीतर सेने के लिए कहा गया है। हालांकि कार्य के इनाम को देखकर किन बुई का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। इस कार्य के लिए 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही पेज स्पेस भी अनलॉक हो जाएगा। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो यह अंडा फूटकर उसका पहला पालतू जानवर बनेगा। यह सोचकर किन बुई के मन में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी। बास्केटबॉल के आकार के पूरी तरह से सफेद अंडे को हाथ में पकड़े हुए किन बुई यह सोचने लगा कि इसे कैसे सेया जाए। इसे आग पर भूनना, इसे बिजली से पकाएं, या फिर इसे सीधे मिट्टी में बो दें। कुछ देर तक उसका अध्ययन करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। अब उसका जीवन इस अंडे से जुड़ा हुआ था और अगर उसने गलती से इसे मार डाला तो। इस व्यवस्था की प्रकृति को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि उसका काम तमाम हो जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद किन बुई ने सीधे सिस्टम से पूछने का फैसला किया। सिस्टम, मैं इस अंडे को कैसे सेऊं? इस प्रश्न के लिए 10 स्टो पॉइंट्स का भुगतान करना होगा। क्या मेजबान भुगतान करना चाहता है? आपने काम सौंपा था और अब भी पैसे मांगने में शर्म महसूस कर रहे हैं। किन बुई ने शिकायत की। मेजबान भुगतान न करने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया में गलती से अंडे को नष्ट कर देते हैं। सिस्टम ने वाक्य का केवल आधा हिस्सा ही कहा और किन बुई तुरंत दूसरे आधे हिस्से का अर्थ समझ गया। मेरे पास अभी कोई स्टो पॉइंट्स नहीं है, क्या मैं पहले आपको कुछ उधार दे सकता हूँ? किन बुई ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, मेजबान अंकों के बदले विनिमय करना चुन सकता है। 1 अंक के बदले 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। इस व्यवस्था ने किन बुई द्वारा आईओयू लिखने के प्रयास को सीधे और निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। यंग जी द्वारा दी गई स्थानिक अंगूठी को खोलकर उसने उसके अंदर करीने से व्यवस्थित किए गए आत्मा पत्थरों के बक्सों को देखा। फिलहाल उसके शरीर पर मौजूद कुछ ही चीजों में से यह एक ऐसी चीज थी जिसे अंकों के बदले बदला जा सकता था। किंग कियान से प्राप्त वस्तुएं इन आध्यात्मिक पत्थरों से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। वे अनमोल वस्तुओं की श्रेणी में आती थीं। उन्हें भंडार बिंदुओं के बदले में देना उचित नहीं था। यह सोचकर कि वह पहले ही ब्लू स्टार लौट चुका है और उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसे यंग जी से मिलने के लिए फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज की दूसरी दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा या नहीं। उसने अब और जोर नहीं दिया, बल्कि उनमें से 10 बक्से कम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकालकर सिस्टम को देते हुए कहा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस अंडे को कैसे सेया जाए, है ना? 10 बक्से निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करते ही सिस्टम का रवैया तुरंत बदल गया और उसने कहा, प्रिय मेजबान, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अंडे को सेने के लिए आपको बस इसे आत्मा पत्थरों के ढेर पर रखना होगा। क्या यह इतना आसान है? किन बुई ने कुछ संदेह के साथ पूछा। यह इतना आसान है। मेजबान के लिए यह गणना की गई है कि अंडे से बच्चे निकलने की प्रक्रिया में लगभग 2,900,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। मैं कसम से, सिस्टम, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मुझे अब यह अतिरिक्त इनाम नहीं चाहिए। क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ? किन बुई ने गुस्से भरे स्वर में कहा। नहीं, और इस अंडे का मेजबान से कुछ संबंध है, सिस्टम ने कहा। यह कैसे संभव है? किन बुई ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। यह अंडा तारे के केंद्र से लिया गया था। यह अब तक बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके तारे के केंद्र के भीतर जीवित रहा है। यदि मेजबान ने जबरदस्ती इसकी अंडे से निकलने की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया होता तो यह कुछ दशकों में अपने आप ही अंडे से बाहर निकल आता। मेजबान को विनम्रतापूर्वक याद दिलाते हुए कि इस अंडे को सेने में कोई बुराई नहीं है। कुछ मिलियन स्पिरिट स्टोन खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। सिस्टम ने एक बड़े उद्योगपति के लहजे में बोलना समाप्त किया और फिर चुप हो गया। चूंकि कोई विकल्प नहीं था, इसलिए किन बुई ने अब और संकोच नहीं किया और स्थानिक वलय से सभी आध्यात्मिक पत्थरों को बाहर निकाल दिया। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के 90 बक्से, मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के 10 बक्से और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का 1 बक्सा। यदि इन सभी को निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित कर दिया जाए तो इनकी कुल संख्या 20,09,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होगी। आत्मा के पत्थर तेजी से कमरे में एक छोटे पहाड़ के रूप में जमा हो गए और पूरा कमरा तुरंत प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, जो मनुष्यों के लिए एक ही सांस में अपने जीवन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। किन बुई ने अपने हाथ में पकड़े अंडे को छोटे छोटे ढेर के ऊपर रख दिया। जैसे ही अंडा रखा गया,
कमरे में व्याप्त प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को मानो अपना स्रोत मिल गया हो। यह लगातार बास्केटबॉल के आकार के अंडे की ओर बहता रहा। खाली स्थानिक घेरे को देखकर किन ये तुरंत किंग कियान की मानसिकता को कुछ हद तक समझ गया। यह सोचकर कि किंग कियान को भोजन के रूप में कई अच्छी चीजें देने के लिए बरगलाया गया था, लेकिन वह उसके सामने बेबस थी। शक्तिशाली 9 पूंछ वाली दानव सम्राट शायद कुछ बदकिस्मत भूतों पर अपना क्रोध निकाल रही होगी। उसने किंग कियान से कुल 5 वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की। सबसे कीमती वस्तु जेड पत्थर का वह पेंडेंट था जिस पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी की आकृति उकेरी गई थी। इसके बाद किंग कियान का हथियार था एक गहरे लाल रंग की लंबी तलवार और एक ही गुणवत्ता की 3 वस्तुएं, एक लाल रुमाल, एक कंगन और एक चोली। जब उसे चोली मिली थी उस दृश्य को याद करते हुए किन बुई कुछ मजाक करने ही वाला था कि किंग कियान ने उसे गुस्से से घूरकर देखा। अब भी किन बुई कभी कभी मन ही मन बुदबुदाता था, राक्षस जाति सचमुच खुली है, यहाँ तक कि ये व्यक्तिगत वस्तुएं भी विनिमय के लिए निकाली जा सकती हैं। शेष वस्तुएं निम्न गुणवत्ता की थी और उनका कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं था। किंग कियान ने ये अनमोल चीजें किन बुई को इसलिए दी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किन बुई उसके पीछा करने से बच पाएगी। जब वह एक दिन भाग निकली तो वह स्वाभाविक रूप से किन बुई से उन्हें ब्याज सहित वापस ले सकती थी, लेकिन योजनाएं बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। किन बुई ने कार्य पूरा किया और सीधे ब्लू स्टार लौट गई, जिससे उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई। ठीक उसी समय किन बुई अंडे से बच्चे निकलने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। एससीटी कल्टीवेटर एसोसिएशन की शाखा। शिव वेन, तुम्हारे पिताजी आजकल कैसे हैं? उस समय राष्ट्रपति लान त्यान अपने सामने खड़े एक युवक से बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपना सिर किन बुई की ओर घुमाया और आश्चर्य से कहा, कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा। ब्लू स्टार में लंबे समय से आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी, आखिर कौन इतना उदार हो रहा है? शिव वेन ने लैन त्यान की ओर हैरानी से देखा और कहा, मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? हाँ, इतनी दूरी तो केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो नवोदित आत्मा के शिखर पर हों। तुम अभी नवोदित आत्मा के स्तर तक पहुंचे हो, इसलिए जाहिर है कि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। चलो जाकर देखते हैं। लान त्यान के बोलने के बाद उसने शिव वेन को ऊपर खींचा और एसोसिएशन की सबसे ऊपरी मंजिल से बाहर उड़ गया। लगभग 1 मिनट बाद लैन त्यान ने नीचे जर्जर और पुराने मोहल्ले की ओर देखा, जहां कूड़ेदान के पास मक्खियां भिनभिन रही थी, और कहा, हम यहाँ हैं, ये यही है। अंकल लैन, इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है, कम से कम 10 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर तो होंगे ही, है ना? शिव वेन की आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। अनुमान के अनुसार इनकी संख्या कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी द्वारा आत्मा पत्थरों का उपयोग बहुत ही सरल और अपरिष्कृत है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग में सहायता के लिए एक आध्यात्मिक संग्राहक प्रणाली स्थापित की जाती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रत्येक अंश का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई रिसाव नहीं होगा, जैसा कि अभी हो रहा है। लान त्यान ने समझाया, जबकि शिव वेन मन ही मन सोच रहा था, अगर ये सभी आध्यात्मिक पत्थर मेरे होते तो मेरी साधना निश्चित रूप से थोड़े ही समय में फिर से चरम सीमा पर पहुंच जाती। उस समय मैं अपने पिता से लैन परिवार में शादी का प्रस्ताव रखवाऊंगी। शायद नहीं, लैन परिवार जरूर मान जाएगा। शिव वेन के मन में एक आकर्षक आकृति उभरी, जो लैन परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे बलात् सदस्य लैन लिंगलों के अलावा और कोई नहीं थी। ये सोचकर कि दूसरे पक्ष ने कभी उसकी ओर सीधे नहीं देखा, शिव वेन के दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। जब मुझे ये आध्यात्मिक पत्थर मिल जाएंगे और मेरी साधना में सफलता मिलेगी तो मैं अपने पिता से तुम्हारे लैन परिवार में शादी का प्रस्ताव रखवाऊंगी। उस समय भले ही तुम मुझे नीचा समझो, क्या तुम्हें फिर भी आज्ञाकारी होकर मेरे साथ विवाह कक्ष में नहीं आना पड़ेगा? शिव वेन भविष्य की अपनी कल्पना में डूबा हुआ था। उसका आंतरिक लालच तेजी से बढ़ रहा था और उसका शरीर तेजी से उस स्थान की ओर उड़ गया जहां किन बुई था। किन बुई के कमरे के पास पहुंचते ही उसने हमला करने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत इकट्ठा कर ली। बूम, एक जोरदार आवाज के साथ खिड़की चूर चूर हो गई और शिव वेन खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। अच्छा नहीं, लैन त्यान ने इस समय प्रतिक्रिया दी। शिव वेन के लापरवाह व्यवहार को देखकर उसे सिरदर्द होने लगा। उसने मन ही मन कोसते हुए कहा, यह बिगड़ा हुआ अयांश, मैं भी इतना उदार नहीं होता कि इस तरह पैसे लुटा दूं। दूसरा पक्ष साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? दूसरे पक्ष को इतनी जल्दबाजी में उकसाना सरासर मूर्खता है। भले ही वह शिव वेन के कार्यों से असंतुष्ट था, फिर भी उसे नीचे जाकर देखना ही था कि क्या हो रहा है। यदि इस युवा मालिक के क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे समझाना मुश्किल होगा। लान त्यान अत्यंत तेज गति से किन बुई के कमरे में घुस गई। उसने देखा कि शिव वेन, जिसने हमले की पहल की थी, को किन बुई द्वारा एक चूजे की तरह गला घोंटकर मारा जा रहा था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। किन बुई ने उन दोनों के आने पर पहले ही ध्यान दे दिया था। हालांकि अब उसका पूरा ध्यान अंडे से बच्चा निकालने पर था। अगर दूसरी तरफ से कोई उसे उकसाता नहीं तो स्वाभाविक रूप से उसे उनकी परवाह नहीं होती। लेकिन अगले ही पल दूसरे पक्ष ने उस पर हमला करने की पहल की, जिससे वह दृश्य सामने आया जो लैन त्यान ने देखा। किन बुई की आंखों में निर्मम हत्या का भाव प्रकट हुआ और पूरा कमरा हत्या के भाव से भर गया। शिव वेन, जिस पर हमले का सबसे ज्यादा असर पड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कितनी चौंकाने वाली हत्या की मंशा है! इतनी भयानक हत्या की मंशा पैदा करने के लिए कितने लोगों को मारना पड़ता होगा? लैन त्यान ने मन ही मन कहा। यह देखकर कि शिव वेन को किन बुई द्वारा गला घोंटकर मार डाला जाने वाला था, वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और स्थिति को संभालते हुए बोला। वह एक पल के लिए आवेग में आ गया था। कृपया यदि संभव हो तो उसे बख्श दें, युवा स्वामी। किन बुई ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने ठंडी निगाहों से लैन त्यान की ओर देखा और उसके हाथ की ताकत अचानक थोड़ी बढ़ गई। शिव वेन ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई। ये देखकर लैन त्यान ने जल्दी से स्पेशल रिंग से 10 बक्से निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और कहा, युवक स्वामी, ये 1 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर है, कृपया उसकी जान बख्श दें। ये देखकर कि लान त्यान का रवैया हमेशा मुस्कुराता हुआ था, उसने इस मामले को समझने के लिए 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले। किन बुई ने अपने बगल में रखे उस अंडे को देखा जो अभी भी पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और पाया कि दूसरे पक्ष ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने आध्यात्मिक पत्थरों को लिया और उस हाथ को छोड़ दिया जो शिव वेन की गर्दन को जकड़े हुए था। खांसी रिहा होने के बाद शिव वेन कुछ देर तक खांसती रही। उसे संभलने में थोड़ा समय लगा। वह लान त्यान के पीछे छिपकर भयभीत आंखों से किन बुई को देख रहा था। अभी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो उसका भाग्य निश्चित रूप से शरीर और सिर के अलग हो जाना होगा।
अपने सामने लैन त्यान्हे को देखकर उसे अपने दिल में सुरक्षा का एहसास हुआ और उसकी आंखों में मौजूद भय धीरे धीरे गायब हो गया। उसने थोड़ी धमकी भरे लहजे में किन बुई को धमकाया। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कौन है? पा। उसके बोलने से पहले ही लैन त्यान्हे ने शियुवेन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा, चुप रहो। यह देखकर कि शियुवेन संतुष्ट नहीं था और कुछ बोलने को बेताब लग रहा था, लैन त्यान्हे ने उसे गुस्से से घूरा और फिर किन बुई से कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया स्वामी जी, अब हम चलते हैं। इतना कहने के बाद उसने शियुवेन को घसीटा और खिड़की से उड़ गया। जाने से पहले उसने आत्मा के पत्थरों के ढेर पर लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे शुद्ध सफेद अंडे पर एक नजर डाली। उसका दिल उफान पर था और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन उसने तुरंत अपने लालच को दबा लिया। हालांकि वह किन बुई की विशिष्ट पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता था, लेकिन दूसरे पक्ष की साधना और प्रकट हुई हत्या की मंशा को देखते हुए यह कहना आसान नहीं था कि उसे उकसाना आसान है। किन बुई के घर से निकलने के तुरंत बाद शियुवेन ने गर्दन अकड़कर लैन त्यान्हे से पूछा, चाचा लैन, आपने मुझे बोलना जारी क्यों नहीं रखने दिया? बेवकूफ, लैन त्यान्हे ने मन ही मन कोसते हुए कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, शियुवेन, उस व्यक्ति को उकसाना आसान नहीं है। अगर सच में लड़ाई छिड़ गई तो परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल है। शियुवेन ने अप्रभावित होकर अपने होंठ सिकुड़े और कहा, अंकल लैन, आप नवजात आत्मा क्षेत्र की महान पूर्णता पर हैं और जल्द ही देवत्व रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। क्या वह व्यक्ति आपसे अधिक शक्तिशाली है? हाय, लैन त्यान्हे ने आह भरी और कहा, शियुवेन, इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, हो सके तो उन्हें उकसाने से बचें। उसने यही कहा, लेकिन उसके मन में चल रहा था, मुझसे ताकतवर होने से कहीं ज्यादा। जब उसने मेरी तरफ देखा तो एक खूनी आभा मेरी ओर दौड़ पड़ी, मानो कोई जंगली जानवर मुझे घूर रहा हो जो अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को खा जाता है। अगर हम सच में लड़े तो मरने वाला मैं ही होऊंगा। लैन त्यान्हे की बातें सुनकर शियुवेन ने मन ही मन तिरस्कार पूर्वक सोचा, खतरनाक, उफ, क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बूढ़े डरे हुए हो? किन बुई के कमरे में आत्मा पत्थरों के ढेर पर रखे अंडे के बारे में सोचते हुए शियुवेन का लालच उसके दिल को 100 पंजों की तरह खरोंच रहा था। उसने लैन त्यान्हे से कहा, अंकल लैन, क्या आपने उस व्यक्ति के कमरे में अंडा देखा? लाखों स्पिरिट स्टोन से पैदा हुआ पालतू जानवर तो उच्च कोटि का ही होगा। लैन त्यान्हे ने अभी अभी अपने दिल में उठ रहे लालच को दबाया ही था कि जब उसने शियुवेन को फिर से इसका जिक्र करते सुना तो उसने ईर्ष्या से कहा, अगर मैं इस तरह के अंडे को पालतू जानवर के रूप में पाल सकता तो मैं नींद में भी हंसता। किन बुई द्वारा उसकी गर्दन पकड़ने की घटना को याद करते हुए शियुवेन ने क्रूरता से कहा, मैं बाद में अपने पिता को फोन करूंगा और उनसे किसी को भेजकर उस व्यक्ति को मरवा दूंगा। उसे तब तक यातना दूंगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए और फिर उसकी राख बिखेर दूंगा। हम चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या भविष्य की संभावनाएं, वह व्यक्ति मुझसे कहीं नहीं ठहरता। फिर उसके पास इतना बढ़िया पालतू जानवर कैसे हो सकता है? बकवास मत करो। शियुवेन के बेपरवाह शब्दों से लैन त्यान्हे भयभीत हो गया और पसीने से तरबतर होकर उसे रोक दिया। मैं तुम्हें कारण बताऊंगी। किन बुई की ठंडी आवाज उनके सामने से आई। क्लैंग। उसने किलिंग लाइफ ब्लेड निकाली और हवा में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ा। उन दोनों को जाने देने के बाद किन बुई उन पर नजर रख रहा था। अगर वे शांति से चले जाते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने बेपरवाही से कह दिया कि वे उसे मारना चाहते हैं। संभावित खतरों के संबंध में किन बुई उन्हें शुरू में ही समाप्त करना पसंद करती थी। जब लैन त्यान्हे ने किन बुई को प्रकट होते देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर किन बुई प्रकट नहीं होती तो उसे आश्चर्य होता। बेवकूफ, इस तरह के व्यक्ति का तुम्हें जाने देना पहले से ही एक दुर्लभ बात है। तुमने तो सरासर लापरवाही से कह दिया कि तुम उसे मारना चाहते हो। यह दूरी, बिना किसी छिपाव के बोलना, उसकी साधना को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उसके कान में फुसफुसा रहे हों। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी साधना सिर्फ दिखावा है? लैन त्यान्हे ने मन ही मन कोसते हुए कहा। लैन त्यान्हे शियुवेन के सामने पूरी तरह बेबस था। यह बेवकूफ, एक सो जैसा साथी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। घातक आभा के साथ करीब आती जा रही किन बुई को देखकर शियुवेन घबरा गई और उसने तुरंत लैन त्यान्हे की ओर देखा। लैन त्यान्हे ने शियुवेन को अपने पीछे से सुरक्षा प्रदान की और मामले को शांत करते हुए कहा, बच्चा अभी छोटा और नासमझ है, स्वामी जी, इसे दिल पर न ले। लैन त्यान्हे को अपने पक्ष में खड़ा देखकर शियुवेन को ऐसा लगा जैसे उसे तसल्ली की गोली मिल गई हो। लैन त्यान्हे के पीछे छिपकर उसने सख्ती से कहा, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? अगर मुझे एक खरोंच भी आ गई तो तुम कल सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो रास्ते से हट जाओ। कुछ देर रुकने के बाद शियुवेन ने कहा, यदि तुम दोनों हाथों से वह अंडा अर्पित करोगे और अपनी साधना को अपंग कर लोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और इस युवा स्वामी को डराने के तुम्हारे अपराध पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। किन बुई ने रुचि से कहा, दोनों हाथों से वह अंडा अर्पित करना और मेरी साधना को पंगु बनाना शायद पर्याप्त न हो। कैसा रहेगा अगर आप मुझे मार डालें? इससे पहले कि शियुवेन जवाब दे पाती, किन बुई ने अपने हाथ में मौजूद किलिंग लाइफ ब्लेड से उन दोनों पर हमला कर दिया। जीवन का संहार विनाश। अर्धचंद्राकार चंद्रमा ने उन दोनों को घेर लिया। लैन त्यान्हे ने अधिकांश हमलों का मुकाबला करने के लिए अपना हथियार, एक लंबा भाला, निकाल लिया। क्लैंग क्लैंग, खटखट। अर्धचंद्राकार चंद्रमा गायब हो गया। लैन त्यान्हे की पूर्ण सुरक्षा के कारण शियुवेन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। फुफ। लैन त्यान्हे का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उस पर खून का नामोनिशान नहीं था और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज से लौटने के बाद किन बुई को अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने का समय नहीं मिला था, लेकिन हेवन डिसोलेट बॉडी के प्रवर्धन के साथ उनकी समग्र क्षमताएं पहले ही देवता रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ तक कि लैन त्यान्हे, जो नवजात आत्मा क्षेत्र की महान पूर्णता पर था, भी किन बुई के हमले को जबरदस्ती सहन करने के बाद अत्यंत गंभीर आंतरिक चोटों से ग्रस्त हो गया। किन बुई ने उस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वह ब्लू स्टार पर मौजूद साधकों के स्तर को परखना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज की उस दूसरी दुनिया की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है। किन बुई को एक और हमला करने की तैयारी करते देख लैन त्यान्हे ने किन बुई को ध्यान से देखा और कहा, क्या युवा मालिक सचमुच उसे मारना चाहते हैं? किन बुई को लैन त्यान्हे से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठती हुई किलिंग लाइफ ब्लेड ने किन बुई के हावभाव को दर्शा दिया। शियुवेन की ओर सिर घुमाकर देखते हुए लैन त्यान्हे ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। पलक झपकते ही वह किन बुई की आक्रमण सीमा से बाहर खड़ा हो गया और बोला, सब कुछ उसी की गलती है। युवा स्वामी, कृपया आप जैसा चाहे वैसा करें। इन घटनाओं की श्रृंखला के बाद
लैन त्यान्हे के पीछे छिपी शिवन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और धीरे धीरे यमराज की तरह पास आती हुई किनबुई को देखती रही। शिवन ने भयभीत स्वर में चिल्लाते हुए कहा, चाचा लैन, मुझे बचाओ। आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। आप और मेरे पिता अच्छे दोस्त हैं। आप मुझे मरते हुए यूं ही नहीं देख सकते। लैन त्यान्हे ने अपनी नजरें अपनी नाक पर और अपनी नाक अपने दिल पर टिकाए रखी, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। शिवन की बातें सुनकर वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अच्छे दोस्त, बकवास अच्छे दोस्त, बेवकूफ, अब तुम्हें डर लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालना मेरे लिए उचित नहीं है, बेवकूफ। जब उसने किनबुई से लड़ाई की तो नवजात आत्मा क्षेत्र से परे की वे शक्तियां वास्तव में उसके लिए अविस्मरणीय थीं। उदासीन लैन त्यान्हे को देखकर शिवन पूरी तरह से हताश हो गया। नाक से बहते आंसुओं से भरी मुट्ठी भर आंखों से उसने किनबुई से विनती की, मुझे मत मारो। मेरे पिता कल्टीवेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा, सुंदरियां, रुतबा, जो चाहो सब कुछ दे सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गई, किनबुई ने धीरे से कहा। जीवन का संहार नरसंहार। लैन त्यान्हे ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन शिवन के लिए एक कब्रिस्तान भी चुन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे पिता ऐसा होने नहीं देंगे। शिवन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। ची! उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। शिवन का सिर कटा शव आकाश से नीचे गिरा। लैन त्यान्हे ने तुरंत शव और सिर को पकड़ा और बातचीत के लहजे में कहा, युवक, मुझे उसका शव यहाँ से ले जाना होगा, अन्यथा उसके पिता को समझाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। किनबुई ने बिना कुछ बोले हाथ हिलाया और अपने घर की ओर उड़ने के लिए मुड़ गया। यह देखकर कि किनबुई को शिवन का शव ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लैन त्यान्हे ने जाते हुए किनबुई को जोर से पुकारा, युवा स्वामी, आपने मुसीबत खड़ी कर दी है। एस शहर जल्दी छोड़ दें। कल्टीवेटर एसोसिएशन का बदला आपकी जान भी ले सकता है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। नीचे से किनबुई की आवाज आई। लैन त्यान्हे काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। यह देखकर कि किनबुई का जाने का कोई इरादा नहीं है, वह काफी देर तक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, सचमुच नवजात बछड़ा बाघों से नहीं डरता। अपने सामने शिवन के शव को देखकर उसके होठों के कोने और भी कड़वाहट से भर गए और उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर वो लाउगुई को पता चल गया कि उसका सबसे छोटा बेटा एस सिटी में मर गया है तो वह एस सिटी में तहलका मचा देगा। कितनी बड़ी परेशानी होगी। कल्टीवेटर एसोसिएशन की एस सिटी शाखा में लौटने के बाद लैन त्यान्हे ने यथाशीघ्र इस मामले की सूचना दी। क्योटो कृषक संघ का मुख्यालय। धमाका, एक जोरदार आवाज। महोगनी की मेज पल भर में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और चारों ओर बिखर गई। सम्मेलन कक्ष में मौजूद सभी लोग चुप थे और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे लिए जांच करो, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। 3 दिनों के भीतर मैं अपने बेटे के हत्यारे का सिर देखना चाहता हूँ। ताओवादी वस्त्र धारण किए एक बूढ़ा व्यक्ति, जो लगभग अमर प्रतीत होता था, अब क्रोधित शेर की तरह दहाड़ रहा था। यह व्यक्ति वो थे जो वू शिवैन के पिता थे और शून्य शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हाँ, अधीनस्थ ने उत्तर दिया। एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में अति गोपनीय चिन्हित एक फाइल वो हो की आंखों के सामने प्रकट हुई। अति गोपनीय, वो हो थोड़ा हैरान हुआ। फाइल खोलना। नाम किनबुई। स्तर अति गोपनीय। उस फाइल में किनबुई के पारिवारिक पृष्ठभूमि और बचपन से लेकर वयस्कता तक उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का विस्तृत विवरण दर्ज था। 18 वर्ष की आयु में चीन के सर्वोच्च संस्थान में प्रवेश लिया। तीसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी और मानव शरीर रचना विज्ञान, विष और आग्नेयास्त्रों का अध्ययन किया। महज 2 साल में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे खतरनाक हत्यारा बन गया, जिसे रात का यमा उपनाम दिया गया। फाइल का काम खत्म करने के बाद वू हो ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस समय की उस घटना से उसका कोई संबंध होगा। और महज 3 महीने पहले वह बिना किसी साधना के एक साधारण व्यक्ति था। महज 3 महीनों में उसने वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ये सोचते ही वो हो की आंखें चमक उठी और उसके दिल में पैदा हुआ लालच अब मिटाया नहीं जा सकता था। अचानक हुई एक अनोखी मुलाकात, एक ऐसी अद्भुत मुलाकात जो सब कुछ बदल देगी। एक ऐसी अनोखी मुलाकात जो एक साधारण व्यक्ति को महज 3 महीनों में आत्मा के नवजात लोक में प्रवेश करने का अवसर दे सकती है। अगर मुझे यह मिल जाए तो। ये सोचते ही वो हो की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने निर्देश दिया, ये खबर नीचे पहुंचा दो। वो जाई को एस शहर भेजो। शिवैन की हत्या करने वाले उस बदमाश को जिंदा पकड़ो और वापस ले आओ। हाँ, वो कोई ने जवाब दिया, जिस पर वो हो को गहरा भरोसा था और जो वो हो को दैनिक मामलों को संभालने में मदद करने के लिए जिम्मेदार था। मेरा बेटा एस शहर में मर गया, इसके लिए लैन त्यान्हे जिम्मेदार है। वो जाई से कहो कि अगर हो सके तो लैन त्यान्हे का सिर भी वापस ले आए। वो हो ने घृणा भरे स्वर में कहा। राष्ट्रपति महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कोई ने कहा। वो हो ने आंखें सिकोड़कर वो कोई की ओर देखा। वो कोई को पसीना आ गया और उसने हठपूर्वक कहा, अगर लान त्यान्हे की मृत्यु हो जाती है तो लान परिवार निश्चित रूप से मेरे वो परिवार के साथ युद्ध शुरू कर देगा। यह नुकसान सहने लायक नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वो हो ने वो कोई से कहा, तो जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। फिलहाल लैन त्यान्हे के कुत्ते की जान बख्श देते हैं। 3 दिन बहुत लंबा समय है। वो जाई को तुरंत एस शहर के लिए रवाना होने दो। मैं चाहता हूँ कि वह बदमाश कल सूर्योदय से पहले मेरे सामने हाजिर हो जाए। जब किनबो अपने कमरे में लौटा तो ढेर में मौजूद 2/3 आध्यात्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो चुकी थी और उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी तेजी से अवशोषित करना। एक तरफ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए किनबो ने अपना सारा ध्यान आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर पर रखे बास्केटबॉल के आकार के पूरी तरह से सफेद अंडे पर केंद्रित कर दिया। 15 मिनट बाद आध्यात्मिक पत्थरों में समाहित सारी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। बास्केटबॉल के आकार का अंडा हवा में तैर रहा था और अंडे के छिलके की सतह पर धीरे धीरे सफेद प्रभामंडल के घेरे दिखाई देने लगे थे। प्रभामंडल लगातार फैलते और सिकुड़ते रहे, मानो सांस ले रहे हों। धड़ाम धड़ाम, अंडे के अंदर से एक मजबूत और शक्तिशाली दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी। दरार, अंडे के छिलके पर पहली दरार दिखाई दी। दरार दरार, धीरे धीरे और अधिक दरारें दिखाई देने लगी और अंडे के छिलके के टूटे हुए हिस्से से एक छोटा सा सिर निकला, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उत्सुकतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। किनबो को देखने के बाद उस छोटे जीव ने अपने सामने खड़े इस इंसान से एक दोस्ताना आभा महसूस की। वह छोटा जीव बेहद तेज था और इससे पहले कि किनबो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह झटके से निकला और किनबो के कंधे पर खड़ा हो गया। एजियो ड्रैगन,
उस छोटे बच्चे की शक्ल सूरत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद किनबू चौंक गया। उस छोटे से जीव की खरगोश जैसी आंखें थीं, सिर पर सींग उग रहे थे, शरीर सांप की तरह मछली के शल्कों से ढका हुआ था, पेट के नीचे पंजे थे और वह पूरी तरह से नीले रंग का था। डिंग, अस्थायी मिशन पूरा हुआ, इनाम जारी किया गया। डिंग, पेट स्पेस पहली बार सक्रिय हो रहा है। डिंग, पेट स्पेस सक्रिय हो गया है। डिंग, नीला ड्रैगन और उसका साथी जबरदस्ती बंध गए हैं और वे दोनों साथी की साधना शक्ति साझा कर रहे हैं। सिस्टम बाइंडिंग के बाद किनबू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके और उसके सामने मौजूद नन्हे नीले ड्रैगन के बीच का रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया है। उसके कंधे पर बैठा छोटा नीला अजगर अपनी जीभ बाहर निकालकर किनबू के गाल को चाट गया। उसके चेहरे पर नमी का एहसास हुआ और किनबू ने हाथ बढ़ाकर अपने कंधे से छोटे नीले ड्रैगन को उठाया और ध्यान से अपनी आंखों के सामने उसका अवलोकन किया। नन्हा नीला अजगर जरा भी नहीं छटपटाया और उसकी बड़ी बड़ी निर्मल आंखें भी किनबू की ओर देख रही थीं। उस अजगर को देखकर, जो केवल मिथकों और किंवदंतियों में ही दिखाई देता था, वो उसके सामने जीवित और स्वस्थ खड़ा था। किनबू उत्सुकता से दाएं बाएं देखता रहा और कभी कभी छोटे नीले ड्रैगन के सींगों को छूता रहा। केवल इस दिखावे के लिए 2.5 लाख 9 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। ब्लू स्टार पर जन्मे और पले बढ़े एक इंसान के रूप में उनके मन में ड्रैगन के साथ एक सहज आत्मीयता थी, जो चीनी प्रतीक के रूप में कार्य करता था। जैसे ही किनबू छोटे नीले ड्रैगन का अध्ययन कर रहा था, हल्की खर्राटे की आवाज आई और वह आवाज के स्रोत का पीछा करने लगा। किनबू के हाथ में पकड़ी हुई छोटी नीली अजगर लगातार हू की आवाजें निकाल रही थी। क्या ये सो रहा है? किनबू ने धीमी आवाज में कहा। उसने सोते हुए नन्हे नीले अजगर को आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर पर पहले से टूटे हुए अंडे के छिलके में धीरे से रख दिया। अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद किनबू ने आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले जिस चीज में सफलता मिली वह थी किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक, जो बाद की तकनीकों की कमी के कारण दूसरे स्तर पर अटकी हुई थी। डिंग, किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक को तीसरे स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक की तीसरी चाल को डोमेन ऑफ डेथ कहा जाता था। डेथ डोमेन ब्लेड तकनीक का उपयोग समूह हमलों या एकल लक्ष्य हमलों के लिए किया जा सकता है। किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक में महारत हासिल करने के बाद किनबू ने अपनी साधना के स्तर में भी प्रगति करना शुरू कर दिया। महाकाव्य मिशन को पूरा करने के लिए उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले और छोटे नीले ड्रैगन को अंडे से निकालने के लिए 10 पॉइंट मिले, कुल मिलाकर 20 एट्रीब्यूट पॉइंट। सर्वोत्कृष्ट आत्मा रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए साधना आधार में एक गुण बिंदु जोड़ें। नाम किनबू, स्वर्गीय निर्जन शरीर शुरुआती, सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि हुई। साधना तीसरा स्तर परिपूर्ण आत्मा रूपांतरण 100/100 सफलता प्राप्त कर सकता है। शक्ति 100, गति 100, सहन शक्ति 100, आक्रमण 100, रक्षा 100, भाग्य 100, जीवन रक्षक ब्लेड तीसरा स्तर 100/100 भेदन कर सकता है। आक्रमण 100, जीवन रक्षक ब्लेड तकनीक तीसरा स्तर 100/100 आगे की तकनीकों का अभाव, आगे बढ़ने में असमर्थ। आक्रमण 100, नीला ड्रैगन तीसरा स्तर 100/100 भेद सकता है। सफलता, किनबू ने जोर से चिल्लाया। उसके शरीर के सभी हिस्सों में फिर से वही परिचित तीव्र दर्द होने लगा। उसके शरीर से सोयाबीन के आकार की पसीने की बूंदें लगातार जमीन पर गिर रही थीं और किनबू बिना कुछ कहे अपने दांत पीस रहा था। दर्द फिर से बढ़ गया और उसके शरीर का सारा खून उसके सिर के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ गया। बूम, बिजली की कड़क की तरह एक जोरदार आवाज उसके कानों में गूंजी। उसके मन में, जो मूल रूप से अस्त व्यस्त और अंधकार से भरा हुआ था, तेज आवाज के बाद प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी। प्रकाश की पहली किरण दिखाई देते ही अनंत अंधकार में एक मशाल जलाई गई। क्लैंग क्लैंग, खटखट। उसके दिमाग से लगातार तेज आवाजें आ रही थीं, मानो कोई हथौड़ा उसकी आत्मा पर लगातार प्रहार कर रहा हो। जैसे जैसे हथौड़े की आवाज जारी रही, प्रकाश उसके दिमाग में अधिकाधिक स्थान घेरता गया। शरीर और मन दोनों के दर्द से इतना पीड़ा हुई कि किनबू लगभग बेहोश हो गया। 15 मिनट बाद दर्द धीरे धीरे कम हो गया और उसकी जगह उसके मन और शरीर के सभी हिस्सों में ठंडक की एक धारा प्रवाहित होने लगी। हफ्टेडर, किनबू ने लंबी सांस छोड़ी। अपने साधना आधार में शेष गुण अंक जोड़कर उसने अपना व्यक्तिगत सूचना पैनल खोला। नाम किनबू, स्वर्गीय निर्जन शरीर शुरुआती, सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि हुई। साधना चौथा स्तर प्रारंभिक दिव्य रूपांतरण 119/200, संख्या 119, गति 119, सहन शक्ति 119, हमला 119, रक्षा 119, भाग्य 119, किलिंग लाइफ ब्लेड चौथा स्तर 119/200, हमला 119, जीवन रक्षक ब्लेड तकनीक तीसरा स्तर 100/100 आगे की तकनीकों का अभाव, आगे बढ़ने में असमर्थ। आक्रमण 100, नीला ड्रैगन चौथा स्तर 119/200। चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि मन में दिव्य चेतना उत्पन्न हो जाती है। दैवीय चेतना का कार्य वस्तुओं को हवा में गति देना और हजारों मील दूर से दुश्मनों को मारने के लिए उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करना आदि है। इसका उपयोग अक्सर लोग एक पहचान फंक्शन के रूप में करते हैं। सामान्यतः प्रारंभिक दिव्य रूपांतरण चरण की दिव्य चेतना केवल लगभग 100 मील तक ही सीमित होती है। किनबू ने अपनी दिव्य चेतना को मुक्त किया और उसे उस दूरी तक विस्तारित किया। 1 मील, 10 मील, 50 मील, 100 मील, 500 मील, 1000 मील। दिव्य संवेदना 1000 मील की पूरी दूरी तक फैली और फिर रुक गई और इस 1000 मील की सीमा के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 1000 मील। किनबू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसे यह बात समझ में आ गई। इस प्रणाली की मदद से उसके गुणों का मूल्य उसी स्तर पर चरम पर है और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उसी स्तर पर अजय है। अपनी दैवीय चेतना को समेटते हुए किनबू ने किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक को देखा, जो अभी अभी तीसरे स्तर पर पहुंची थी और फिर से अटक गई थी, और वह अवाक रह गया और बोला, सिस्टम, चौथे स्तर की किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक प्राप्त करने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है? मेजबान, जागृति गुप्त क्षेत्र में कोई आपको चौथे स्तर की किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक प्रदान करेगा, बशर्ते आप जीवित रह सकें। डिंग, जागृति मिशन शुरू हुआ। 1 महीने के भीतर जागृति गुप्त क्षेत्र खोलें, जीवित रहें और परीक्षा उत्तीर्ण करें। मिशन का इनाम 10 एट्रीब्यूट पॉइंट, एक टूटा हुआ ब्लेड। गुप्त क्षेत्र को जागृत करना, जीवित रहना, टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा।
द अवेकनिंग सीक्रेट रियल में एक शानदार मिशन पुरस्कार है। सिस्टम के अनुसार यह गुप्त क्षेत्र बेहद खतरनाक प्रतीत होता है। आमतौर पर मिशन की विफलताओं को मिटा दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, जो यह दर्शाता है कि सिस्टम का मानना है कि यदि आप गुप्त क्षेत्र की परीक्षा पास करने में विफल रहते हैं तो आपके जीवित रहने का कोई मौका भी नहीं होगा। मिशन के इनाम में मिले टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े के बारे में किनबो ने सोचा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। इसी समय एस सिटी कल्टीवेटर एसोसिएशन की शाखा लान त्यान्हे इस समय किनबो की फाइल देख रहा था। लैन परिवार के सदस्य होने के नाते भले ही वह एक अति गोपनीय फाइल हो, अगर वह चाहे तो उसे देखना मुश्किल नहीं है। 18 वर्ष की आयु में चीन के सर्वोच्च संस्थान में प्रवेश लेने वाली वह लड़की लिंगलोंग भी चीन के सर्वोच्च संस्थान से स्नातक हुई। हो सकता है वे एक दूसरे को जानते हों। 2 साल में दक्षिण पूर्व एशिया का शीर्ष हत्यारा बन गया। 3 महीने पहले तक एक साधारण व्यक्ति था और 3 महीने बाद, हालांकि उसने आत्मा रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी उसमें स्पष्ट रूप से वह आक्रमण शक्ति है जो केवल प्रारंभिक दिव्य रूपांतरण चरण में होती है। कितना सराहनीय कारनामा है। मुझे उस समय उनसे उस घटना में निष्क्रिय रूप से शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए फाइल का स्तर अत्यंत गोपनीय होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे लान त्यान्हे किनबो की फाइल को देखता गया, वैसे वैसे वह और भी हैरान होता गया। तभी किनबो की दिव्य चेतना ने उसे घेर लिया। यह कौन है? यह शक्तिशाली दिव्य चेतना केवल शून्य शोधन क्षेत्र से ही उत्पन्न हो सकती है। यह कौन है? क्या यह हो सकता है कि बूढ़ा भूत मार्क्विस वू स्वयं आया हो? मैंने मार्क्विस वू की दिव्य चेतना की आभा को महसूस किया है, लेकिन यह आभा बहुत अपरिचित है। यह किसकी है? लान त्यान्हे ने उलझन में कहा।